Assalamualaikum everyone. I am Dr. Ikra Tariq and today I am going to discuss important questions related to the pharmacognosy subject. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बताती चलूँ कि इस जो आगे मैं डिटेल क्वेश्चंस आप सबके साथ शेयर करूँगी उनमें मैं डेफिनेशंस नहीं कवर करूँगी और डेफिनेशन समझने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ डिफाइन फार्माकोग्नोजी एंड राइट डाउन द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोजी। अच्छा, स्कोप का मतलब होता है स्टूडेंट्स वुसअत, यानी कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इससे जो नॉलेज हासिल होता है हम उसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्रूड ड्रग्स की जो है इस सब्जेक्ट में दर्जा बंदी की जाती है ताकि क्रूड ड्रग्स को उनकी एक जैसी खसूसियत की बुनियाद पर एक क्लास में इकट्ठा किया जा सके ताकि इस तरह इनकी शनाख्त जो है वो आसानी से हो सके। नंबर 2 है क्रूड ड्रग्स को हम कैसे इकट्ठा करते हैं, यानी कल्टीवेशन, उनको जमा करना, सुखाना, उनको मुनासिब तरीके से स्टोर करना, उनकी प्रेजर्वेशन यानी कि उनको ख़राब होने से बचाना, उनको पैक करने का तरीका, उनकी जांच पड़ताल, इनमें से किस तरह मिलावट की जा सकती है, इन सब को हम इसी सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि हम फसल और पौधों की बेहतर और जल्द ग्रोथ के लिए प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को भी इसी सब्जेक्ट में डिटेल से पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि एलर्जी किन चीज़ों से होती है। एलर्जी जिन चीज़ों से होती है हम उन्हें एलर्जेंस या एलर्जेनिक प्रेपरेशंस कहते हैं, हम भी उनको डिटेल से इसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि इंजाइम्स क्या होते हैं और इंजाइम्स की वजह से होने वाली बीमारियों को और इन बीमारियों के इलाज को हम इसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट है कि जहरीले पौधे कौन कौन से होते हैं और हम उनके जहर से कैसे बच सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि जड़ी बूटियों को पढ़ते हैं हम और उनका इस्तेमाल रवायती तरीका इलाज में किस तरह किया जाता है। ये सब बच्चों डिटेल्स हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन फार्माकोग्नोजी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोजी एंड राइट अ नोट ऑन द मॉर्फोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब जो ये फार्माकोग्नोजी की डेफिनेशन है बच्चों, मैं इसकी तारीफ़ जो है वो पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, राइट अ नोट ऑन मॉर्फोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब मॉर्फोलॉजिकल मेथड होता क्या है? ड्रग्स को क्लासीफाई हम करते हैं कि किसी प्लांट का कौन सा हिस्सा जो है हम वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई भी पौधा हमारे पास है उसमें से हम उसका कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करें, आया हम उसका फूल कर रहे हैं, हम उसके लीव्स कर रहे हैं, उसका राइजोम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम उसको क्या करेंगे, क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई करेंगे। अब हम इस बेस पे हम आएँ तो हमारे पास दो टाइप्स की क्रूड ड्रग्स हमारे पास आती हैं, जिनमें नंबर 1 है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और दूसरी है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। इसको भी मैं डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ पहले, तो हम इसको जो है वो शॉर्टली से इसको डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होती हैं जो हम डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट को यूज़ करते हैं, जैसे कि लीव्स आ गए, बार्क आ गई, बार्क का राइजोम आ गई, ये सब। अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होती हैं जो हम लोग क्या करते हैं, किसी पौधे से हम कोई प्रोसीजर करके उनको हासिल किया जाता है, जैसे कोई इंसीएन का मतलब है कट लगा कर ड्राई करके या एक्सट्रैक्शन की जाती है किसी सॉल्वेंट की मदद से, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में हमारे पास सेलुलर टिश्यूज़ यानी कि छोटे खुलिये जो हैं वो हमें नज़र नहीं आते जब उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जबकि जब हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में देखें तो हमें उनमें ख़ास किस्म के सेल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तो ये जो है हमारे पास मेन डिफरेंस आ गया ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, राइट अ नोट ऑन द फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। जो इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इसमें ये पूछ रहे हैं कि हम जो क्रूड ड्रग को क्लासीफाई करने हैं उसके हमारे पास कौन से मेथड हैं। तो हम लोग 4 मेथड से क्रूड ड्रग को क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 जो मेथड है वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड है हमारे पास टेक्सोनॉमिकल मेथड, थर्ड है फार्माकोलॉजिकल मेथड और लास्ट वन है हमारे पास केमिकल मेथड। अब हम इसके सेकंड पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो है जो हमारे पास फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इस मेथड में हम क्रूड ड्रग्स को उनके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स की बेस पे क्लासीफाई करते हैं, मतलब कि कौन सी क्रूड ड्रग किस बीमारी के लिए के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि किस क्रूड ड्रग से हम कौन सी बीमारी से आराम ले सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास जो फर्स्ट आती है क्लास आती है वो एंटी कैंसर ड्रग है, यानी कि कैंसर से बचाव की। अब वो हमारे पास आता है सिनेमन से, जिसको हम दालचीनी की छाल कहते हैं। परगेटिव है खाने को नरम करने के लिए, जो इसके लिए हमारे पास जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो एलो, सीना और कैस्टर ऑयल है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीस्पाज्मोडिक। एंटीस्पाज्मोडिक का मतलब होता है पेट के मरोड़ों के लिए, तो उसमें हमारे पास जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं वो बेलाडोना और हायोसाइमस है।
नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट उन ड्रग्स को कहते हैं जो हमारे ज़ख्मों को सिकुड़ाने के काम आती हैं। उनमें हमारे पास आता है कैटिको, जिसे कत्था कहते हैं, और टैनिक एसिड। टैनिक एसिड असल में ये कैटिको ही का एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आती है एक्सपेक्टोरेंट्स की। ये वो ड्रग्स हैं जो बलगम खारिज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसमें हमारे पास आती हैं ग्लाइसराइजा, जिसे मुलट्ठी कहते हैं, या टोलू बाल्सम। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आती है कार्डियोटॉनिक ड्रग्स की। कार्डियोटॉनिक वो ड्रग्स होती हैं जो दिल को कुव्वत बख्शती हैं। इनमें हमारे पास आती है डिजिटेलस और स्ट्रोफेंथस। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास डिफाइन एवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग एंड राइट अ नोट ऑन एनी वन ऑफ देम आइदर ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन और फिजिकल एवेल्यूएशन। जब हमारे पास स्टूडेंट्स और का वर्ड बीच में आता है तो इन दोनों में से हमने किसी एक के ऊपर जो है वो नोट लिखना होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। एवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग इसका मतलब होता है कि हम तफसील से क्रूड ड्रग्स की जांच पड़ताल करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो क्रूड ड्रग हमारे पास है वो कितनी खालिस है और इसकी क्वालिटी कैसी है। डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं हम इसकी एवेल्यूएशन करने के लिए। हमारे पास जो मेथड आते हैं उनमें हमारे पास ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन आती है, फिजिकल एवेल्यूएशन आती है, केमिकल एवेल्यूएशन आती है और बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन आती है। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन अपनी हिस्सों को यूज़ करते हुए हम क्रूड ड्रग्स को एवेल्यूएट करते हैं तो उसे ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन कहते हैं। जैसे क्रूड ड्रग्स को देखना, सूंघना, हाथ लगाना या उन्हें टेस्ट करना। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन 2 तरीक़ों से की जाती है। नंबर 1 है उनके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स को पढ़ना। सेकंड है हमारे पास या उनको माइक्रोस्कोप की मदद से उनको पढ़ना। फर्स्ट वाले को हम डिस्कस करते हैं जो है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल का स्टूडेंट्स मतलब होता है शेप और स्ट्रक्चर। जब हम किसी क्रूड ड्रग्स की शेप, साइज़, उसके रंग, खुशबू, उसके ऊपर बनी हुई बैरूनी धाराएं या उनके टेस्ट को स्टडी करते हैं तो अपने हिस्सों की मदद से तो हम उन्हें मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स की स्टडी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हैं बार्क को हम उर्दू में छाल कहते हैं और इसकी एग्जांपल है सिनेमन। लीव्स पत्तों को कहते हैं और इसकी एग्जांपल है सीना या तुलसी। फ्लावर्स फूल को कहते हैं और इसकी एग्जांपल में आता है क्लॉव यानी कि लौंग। सीड्स को हम उर्दू में बीज कहते हैं और इसकी एग्जांपल्स में आते हैं नक्स भौमिका, जिसे हम कचला कहते हैं। हर्ब्स कहते हैं छोटी छोटी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है पुदीना और इंग्लिश में हम उसको पेपरमिंट कहते हैं। एक्सटर्नल मार्किंग्स हम बैरूनी धाराओं को कहते हैं। हमारे पास 4 तरह की एक्सटर्नल मार्किंग्स आती हैं जिनमें एनुलेशन जो होती हैं वो रिंग लाइक मार्किंग होती है। नोड्यूल्स होता है जैसे कोई गोल सा उभार किसी दरख्त के ऊपर बना हुआ होता है। प्रोजेक्शन होता है किसी पौधे में से कोई बाहर की तरफ कोई चीज़ निकल रही होती है। और रिंकल्स जो हैं वो हम झुर्रियों को कहते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट की यानी कि जायके की। तो इसी तरह हर क्रूड ड्रग जो है उसका टेस्ट जो है वो बाकियों से मुख्तलिफ होता है। अब बात करें अगर हम ग्लाइसराइज़ा की तो उसे हम उर्दू में मुलट्ठी कहते हैं। उसका टेस्ट जो है वो मीठा होता है। जिंजर को हम उर्दू में अदरक कहते हैं और कैप्सिकम को शिमला मिर्च कहते हैं। तो इनका हमें टेस्ट मालूम है कि ये बहुत ही तेज़ सा तीखा सा इनका टेस्ट होता है। अगर हम बात करें तो फिक्स्ड ऑयल्स की तो हम सबको पता है कि फ़िक्स्ड ऑयल जो होते हैं वो बेजायका होते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास आता है कैस्टर ऑयल या आमंड ऑयल। ऑर्गेनोलेप्टिक वैल्यूएशन करने का जो दूसरा तरीका है वो है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक करैक्टर्स। इसमें हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को काउंट करते हैं जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, जैसे स्टोमेटल नंबर। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? ये एक स्ट्रक्चर होते हैं जो पत्तों में पाए जाते हैं और इनकी मदद से ऑक्सीजन बाहर खारिज होती है और माहौल में से कार्बन डाइऑक्साइड ये पत्तों के अंदर जाती है। अब स्टोमेटल नंबर होता क्या है? पत्ते की सतह पर औसत स्क्वायर मिलीमीटर में जितने स्टोमेटास पाए जाएं हम उनको काउंट कर लेते हैं और उसको हम स्टोमेटल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास फिजिकल एवेल्यूएशन। ये मेथड आम तौर पे अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल्स और फिक्स्ड ऑयल्स, टैनिन्स और शुगर की क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसमें हम मशीन और आलाओं की मदद से क्रूड ड्रग्स की एवेल्यूएशन करते हैं। हम लोग आम तौर पर फिज़िकल कांस्टेंट्स को मेजर करते हैं जिनमें हमारे पास पौधों के रेशों का खिंचाव चेक करना, गूंद वाली ड्रग्स कितना गाढ़ा होती हैं, म्यूसिलेज का मतलब होता है चिकना मादा कितना सूजता है जब हम इसे किसी लिक्विड में डिप किया जाता है, क्रूड ड्रग्स किस टेम्परेचर पे पिघलती हैं या जमती हैं, उन सब को हम फिज़िकली एवेल्यूएट करते हैं। इसके अलावा हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं जिनमें हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, अम्यूनो रेडियो एसिड्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। इनके साथ साथ हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं इन फिज़िकल कांस्टेंट्स को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है डिफाइन एंजाइम एंड राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट। एंजाइम की डेफिनेशन में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ तो आप लोग वो सब
वहाँ से जाके देख लें। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट की। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब भी कहीं पे भी किसी दो चीज़ों का फ़र्क या मुवाजना करना होता है तो उसका असूल ये होता है कि आप लोग बीच में लाइन लगाएं और आप जो है दोनों साइडों पे उनका फ़र्क बयान करें। अगर आप एक पॉइंट लिख रहे हैं एंजाइम का तो उसी से ही मिलता जुलता हुआ फ़र्क आप दूसरे उसके डिफरेंस में लेके आएँ। नंबर 1 पॉइंट है, ऑल द एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। इसका मतलब है एंजाइम जो है वो पौधों और जानवरों से हासिल किए जाते हैं और उनमें कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट होती है, लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं वो पौधों और जानवरों से हासिल नहीं की जाती, उनमें कार्बन प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन के दौरान अक्सर तबाह हो जाते हैं, जबकि जो कैटलिस्ट होते हैं वो तबाह नहीं होते, उन्हें दोबारा यूज़ किया जा सकता है। एंजाइम अपने काम में ख़ास तौर पर मखसूस होते हैं, यानी कि सुक्रेज एंजाइम जो है वो सिर्फ सुक्रोज़ पे काम करेगा और उसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़ में कन्वर्ट कर देगा, जबकि जो कैटलिस्ट होते हैं वो किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन उसे स्पीड अप कर देंगे। एंजाइम अपनी फितरत में स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि पेचीदा होते हैं, जबकि कैटलिस्ट जो होता है उनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी जो रिएक्शन की रफ्तार एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन अगर हम कैटलिस्ट के अमाउंट को बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो भी स्पीड अप हो जाएगा। नेक्स्ट आज हमारे पास आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खसूसियात। तो इसकी सब नंबर 1 जो एंजाइम्स की खसूसियत आती है वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि थोड़े से जो एंजाइम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सबस्ट्रेट्स पे काम कर सकते हैं, उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी जानदार सिस्टम के अंदर। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आती है सुक्रेज एंजाइम की, जो सुक्रोज़ पे एक्ट करता है और उसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़ में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है हल होने की सलाहियत। अब इसका ये मतलब होता है कि जी हमारे जो ज़्यादातर एंजाइम्स हैं वो पानी में या डाइल्यूट अल्कोहल के सॉल्यूशन में। अब डाइल्यूट अल्कोहल का सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे हमारे पास अल्कोहल की जो क्वांटिटी है वो बहुत थोड़ी होती है और उसमें जो है ना ज़्यादा अमाउंट में पानी इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो पानी और डाइल्यूट अल्कोहल के सॉल्यूशन में हल हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास एंजाइम्स जो हैं वो काफ़ी सारे सॉल्वेंट्स के अंदर हल नहीं होते, बल्कि ज़रात की शक्ल में वो नीचे जो हैं वो उसमें बैठ जाते हैं सॉल्वेंट्स में। अब इनमें हमारे पास जो सॉल्वेंट्स आते हैं वो है कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। एंजाइमेटिक रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते जाएंगे, लेकिन एक ख़ास पॉइंट हमारे पास ऐसा आएगा कि जब हमारे पास जो है वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ना जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो सबस्ट्रेट हैं वो सब क्या होंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे, हमारे पास मज़ीद सबस्ट्रेट नहीं होंगे और इसकी वजह से एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है पीएच। हमारे पास दो तरह की पीएच आती हैं, एक हमारे पास एसिड्स आते हैं और दूसरा हमारे पास बेस आते हैं। अब हमारे पास बहुत से एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं। जब हम उन्हें एसिड वाला मीडियम या माहौल प्रोवाइड करते हैं तो वो इस पीएच पे डीएक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि वो काम नहीं करते। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमारे पास एंजाइम है जो लबलबा जो है वो खारिज करता है और वो हमारे पास 8.57 pH पे काम करता है, लेकिन जब हम उसमें एसिड वगैरह ऐड कर देंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा। दूसरी हमारे पास पीएच आती है वो है बेसिक पीएच पे। अब जो एंजाइम जो है वो एसिड होते हैं, एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, अगर उनमें हम बेस ऐड करेंगे तो वो काम करना बंद कर देंगे। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो हमारे मैदे में से खारिज होता है और ये एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, हम कोई भी प्रोटीन यानी गोश्त वाली खुराक इस्तेमाल करते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने में पेप्सिन जो है वो काम आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास टेम्परेचर की, यानी जिसे हम दर्जा हरारत कहते हैं। तो एक टेम्परेचर होता है जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम मैक्सिमम अपनी जो है वो परफॉर्मेंस शो करते हैं, और वो टेम्परेचर है हमारे 96 फ़ारेनहाइट टू 99 फ़ारेनहाइट। अगर हम इसी टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास बनेगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास एक टेबल आता है जहाँ पे हमें एंजाइम की डिफरेंट टेम्परेचर्स पर एंजाइम की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को वो शो कर रहा है। जैसे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास जो एंजाइम होंगे वो इनएक्टिव होंगे, 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे शो वेरी लिटिल एक्टिविटी, 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम एक्टिव होंगे ये, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फिर जो है वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इन सॉलिड कंडीशन इट मे बी स्टेबल अप टू
100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर हम इनको किसी सॉलिड फॉर्म में अगर हम ले आएँ तो हम इनको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ नोट ऑन पापेन और ब्रोमीलेन। स्टूडेंट्स, ये जो पापेन और ब्रोमीलेन है ये दो एंजाइम्स हैं जो हमारे पास प्लांट सोर्सेज से हासिल किए जाते हैं। अभी हम इन्हें आगे डिस्कस करेंगे दोनों को। जो फर्स्ट एंजाइम है जो हम लोग पौधों से हासिल करते हैं वो है ब्रोमीलेन। ब्रोमीनेल हमारे पास पाइनएप्पल से हासिल होता है। पाइनएप्पल को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में अनानास को मोसस कहते हैं और ये ब्रोमीलियासी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर हम इसके वज़न की बात करें तो इसका वज़न है 2800 मिली मोल्स। और ये जो है लाइट येलो या हल्का बफ़ कलर होता है, जैसे उड़ा हुआ हल्का लाइट ऑफ वाइट कलर हो उस कलर का होता है। अगर हम इसकी हल पजीरी की बात करें यानी सोलिबिलिटी की बात करें तो ये वाला एंजाइम जो है बहुत हद तक जो है वो पानी में, अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म में ये हल हो जाता है इजीली। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके काफ़ी सारे जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है कि वो हम लोग सोजिश कम करने या अडीमा कम करने में इसको बाकी दवाइयों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हमारे पास अडीमा होता है इसमें हमारी बॉडी में एक्सेस जो है वो वाटर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इसका यूज़ है कि ब्रोमीलेन बहुत ज़्यादा जो है वो लेदर की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता है। चमड़ा जो होता है उसके जो जानवरों की खाल होती है जिससे चमड़ा हासिल किया जाता है उनमें छोटे छोटे जो हैं वो गोश्त के टुकड़े जो हैं वो लगे रह जाते हैं, तो उनको जो है साफ़ करने के लिए ब्रोमीलेन इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाने के लिए ब्रोमीलेन का इस्तेमाल किया जाता है। जो इसका बहुत ही घरों में आम जो यूज़ है वो है कि ये गोश्त गलाने के लिए, टेंडराइज़ का मतलब होता है नरम करने के लिए, गलाने के लिए जो है ब्रोमीलेन को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एंजाइम हमारे पास आता है पापेन। इसे भी हम पौधे से हासिल करते हैं जैसे कि पपीता। अब ये हम जो है हमारे पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, यानी कि जो प्रोटीन है उसकी ब्रेक डाउन करने के लिए ये एंजाइम यूज़ होता है। अब जो हम पापेन एंजाइम है इसको हम पपीते से हासिल करते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है कैरिका पपाया और ये फैमिली कैरिकेसी से बिलोंग करता है। अब हम इस एंजाइम्स को हासिल कैसे करते हैं, इसकी प्रिपरेशन का क्या तरीका है। पापेन एंजाइम हासिल करने के लिए हम जो मैच्योर पपाया होता है उसका इंतखाब करते हैं, लेकिन उसका रंग जो है वो भी ग्रीन कलर का ही होता है। वो पका हुआ पूरा तरीके से नहीं होता, ग्रोन होता है पूरा कंप्लीट लेकिन पका हुआ नहीं होता। अब हम क्या करते हैं कि हम सुबह के वक्त इसके हर पपीते के ऊपर 2 से 4 लंबे जो हैं वो कट लगाए जाते हैं और उसके अंदर से वाइट कलर का एक्सुडेट यानी कि एक राल सी निकलती है, जिसको हम किसी भी नॉन मेटालिक कंटेनर यानी कि जो मेटल नहीं है उसके अलावा किसी भी कंटेनर में, जैसे कि कोई भी लकड़ी का या प्लास्टिक का, हम उसको कंटेनर में उसको इकट्ठा कर लेते हैं। अगर पापेन की खसूसियात पे बात करें तो ये जो है इनकी कोई शेप वगैरह नहीं होती, कोई जैसे क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं इनकी कोई शेप नहीं होती और इनका रंग जो है वो हल्के सफ़ेद कलर का होता है और ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। अगर हम इनकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये हल्के से जो हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अल्कोहल, ईथर और एसीटोन में बिल्कुल ही जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि उसमें हल नहीं होते। अगर हम इनके मॉलिक्यूलर वेट यानी वज़न की बात करें तो इनका वज़न आता है 25,710 मोल्स। और अगर हम इनके यूज़ का इस्तेमाल करें तो जो इनका सरफेरिस्ट यूज़ है जो मुख्तलिफ़ होटलों में इस्तेमाल किया जाता है वो है टेंडराइजिंग ऑफ मीट, यानी कि गोश्त वगैरह गलाने के लिए। उसके अलावा जो है ये यूज़ एज अ प्रोटीन डाइजेस्टेंट एज एनमिनथिक, यानी कि ये जो है प्रोटीन को गलाने के लिए उनको इसके तौर पे इस्तेमाल होते हैं। एंटहेलमिंथिक का मतलब होता है पेट के कीड़े वगैरह ख़त्म करने के लिए, तो यानी कि जो पेट के कीड़े हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये उनको भी क्या करते हैं कि उनको बिल्कुल ही डाइजेस्ट कर देते हैं, हज़म कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनका यूज़ आता है क्लैरिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह का और हार्ड ड्रिंक्स वगैरह का, यानी कि जो आपके बाज़ारों में पेप्सी वगैरह होती हैं उनके अंदर भी कोई प्रोटीन, कोई मॉलिक्यूल, कोई गंद वगैरह है तो उनको भी ये साफ़ करने के इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उनको भी साफ़ करने के लिए ये जो है पापेन एंजाइम ये यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास 7th क्वेश्चन ही का पार्ट बी है जो कि है राइट अ नोट ऑन द न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन ने एक नया मेथड जो है वो तारुफ़ करवाया है जिसके पे जो है हम एंजाइम को क्लासीफाई करते हैं और इसके अंदर कंपलसरी है कि हर एंजाइम के एंड पे एज़ लगाओ, ASE लगाएंगे, इससे हमारी पहचान हो जाएगी कि ये हमारे पास एक एंजाइम है। तो हमारे पास जो पहला एंजाइम आता है वो डिहाइड्रोजनेज है। अब इसे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हमारे रिमूव करते हैं। तो ये जो क्या करते हैं कि ये सबस्ट्रेट पे एक्ट करेंगे और उसके अंदर से हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसे वो रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एंजाइम्स आते हैं वो हैं ऑक्सीडेजेस। अब ये क्या करते हैं, जिनके भी नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो है वो अपने जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर से क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे या हाइड्रोजन एटम
या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वो ऐड कर देंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वो है हाइड्रोलिसिस। अब ये नाम से इनका भी ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो एंजाइम्स हैं वो हाइड्रोलिसिस को कैरिड आउट करते हैं। अब हाइड्रोलिसिस होता क्या है, ये क्या करते हैं कि हमारे जो सबस्ट्रेट है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से हमारा जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो क्या होता है, स्पीड अप होता है। लास्ट हमारे पास जो एंजाइम आता है उसे हम लाइगेज और सिंथेटेज कहते हैं। अब ये जो एंजाइम होता है न्यू बॉन्ड बनाने के लिए काम आता है। अब इन बॉन्ड्स बनाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हम क्या से हासिल करते हैं, वो हम हासिल करते हैं एटीपी से। एटीपी कहते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट से। अब ये जो है हमारे पास एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हम इनकी ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और जिसकी वजह से हमारे न्यू बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डिफाइन एलर्जेंस एंड राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ एलर्जेंस। नेक्स्ट है एलर्जेंस होते क्या हैं। एलर्जन ये फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। जब हम लोग इनसे एक्सपोज होते हैं तो इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इनको एक ख़तरे के तौर पर रिकग्नाइज़ करता है। हमारी बॉडी समझती है कि हमारे अंदर कोई जो है नुकसानदेह चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गई है, तो उसको ख़त्म करने के लिए इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और इसे हमारी बॉडी से निकाल देती है। तो ऐसे तमाम फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं उनको एलर्जन कहा जाता है। यहाँ पर एक मैं बात ऐड करती जाऊँ कि बहुत से लोगों को किसी स्पेसिफ़िक चीज़ से एलर्जी होती है, बल्कि जबकि बाकी लोगों को उसी चीज़ से जो है वो एलर्जी नहीं होती। जैसे कि डस्ट है, बहुत से लोगों को डस्ट से एलर्जी शुरू हो जाएगी, उन्हें छींकें आना शुरू हो जाएंगी, नाक बहना शुरू हो जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों को जो है वो डस्ट से कुछ भी नहीं होता। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको हम एलर्जेंस कहेंगे। अब बात करें टाइप्स ऑफ एलर्जेंस की, तो हमारे पास 4 टाइप्स के एलर्जेंस जो हैं वो पाए जाते हैं। उनमें नंबर 1 है कॉन्टैक्टेड एलर्जन, नंबर 2 है इंजेस्टेंट एलर्जेंस, नंबर 3 है इंजेक्टेबल एलर्जेंस और नंबर 4 है इनहेलेंट एलर्जेंस। हम इन सारे एलर्जेंस को वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो टाइप आती है वो है हमारे पास इनहेलेंट एलर्जेंस की। जो है हमारे पास ये वाले एलर्जेंस होते हैं, ये हमारे फ़िज़ा में जो है वो फैले हुए होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये हवा से हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरे निज़ाम तनफ़ुस के अंदर जाता है और वहाँ पे एलर्जी के जो हैं वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। अब इसमें हमारे पास जो मेन एलर्जेंस आते हैं उनमें आता है पोलन्स, डस्ट, स्मोक एंड परफ्यूम्स। अब जो पोलन्स होते हैं ये होते हैं पौधों का रुआं, आम अल्फाज में अगर कह दें, या फिर हम कहें कि जो सेल्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, जिनमें हमारे पास पौधे आते हैं, दरख्त आता है, ये सब हमारे पास जो हैं उनसे हम पोलन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो पोलन्स हैं ये क्या करते हैं, एलर्जिक रिनाइटिस कॉज करते हैं। इस एलर्जिक रिनाइटिस को हम हे फीवर भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास जिसकी आम अलामात में आता है रनिंग नोज़, स्नीजिंग, कफिंग, बीजिंग वगैरह। और ये पोलन्स जो हैं बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं कि आम आँख से हम इनको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद जो है वो दरकार होती है। नेक्स्ट एलर्जन जो हमारे पास इनहेलेंट एलर्जी का बायस बनते हैं वो हैं डस्ट माइट। माइट्स जो हैं वो बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि हमारी डस्ट में यानी कि धूल मिट्टी वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमारे घरों में बहुत ही कॉमन है, अब घरों में जो है ना पाए जाते हैं। अब ये ज़्यादातर पाए जाते हैं हमारी बेडिंग में, पिलोज़ में और अप हॉलिस्टर्ड फर्नीचर। ये उस फर्नीचर को कहते हैं जहाँ पे जो जिसके ऊपर बहुत ही सॉफ्ट पैडेड किस्म की कवरिंग जो है वो होती है, कारपेट्स वगैरह में और क्लोथ्स वगैरह में। अब हमने देखा होगा कि जब घरों में किसी फर्नीचर को ज़्यादा अरसे तक ना हिलाया जाए, उसको वहीं पड़ा रहना चाहिए, तो जब उसको हाथ लगाते तो उसमें से डस्ट वगैरह उड़ती है और जब वो डस्ट वगैरह आम इंसान से एक्सपोज होती है तो उनको उसी वक्त छींकें वगैरह और खांसी वगैरह वो जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो वो उसी वजह से आती है क्योंकि उनमें जो है वो इनहेलेंट एलर्जेंस जो हैं वो पाए जाते हैं। अब इस तरह की एलर्जी के अलामात में से स्नीजिंग यानी कि छींकें वगैरह, स्वेलिंग ऑफ नेज़ल कैविटीज़ यानी कि जो नाक के अंदर कैविटीज़ पाई जाती हैं उनकी सोजिश वगैरह, और आइज़ लैक्रिमेशन, आँखों में से पानी आना शामिल है। अब नेक्स्ट एलर्जन जो हमारे पास है जो इनहेलेंट एलर्जी का सबब बनते हैं वो हैं हमारे पास स्मोक। अब जो स्मोक है वो जो है उसको हम उर्दू में धुआं कहते हैं, और फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं ये हमारे पास इस तरह की स्मोक प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा ज़रिया होती हैं। तो अब हमारे पास जो इस स्मोक से जो एलर्जी प्रोड्यूस होती है हम उसको इन्वायरमेंटल एलर्जी कहते हैं। अब हम लोगों ने देखा होगा कि जो लोग ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं जहाँ पे फैक्ट्रियाँ जो हैं वो हर वक्त उधर से उनका धुआं रिलीज़ हो रहा होता है, तो वहाँ के लोग जो हैं अक्सर उस धुएँ से एलर्जिक होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एलर्जेंस जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं इंजेस्टेंट एलर्जेंस। इंजेस्टेंट एलर्जेंस वो एलर्जेंस होती हैं जो हमारी खुराक में मौजूद होती हैं। जब हम वो खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ये उकसाते हैं और हम उन जो है वो एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं उसको कॉज करते हैं। अब हमारे पास जो फूड एलर्जी है वो क्या होता है, फूड एलर्जी भी हमारे पास यही आता है कि हम जब कुछ खाना खाएं जिसमें हमारे पास एलर्जेंस प्रेजेंट हों वो हमारी बॉडी में जाएंगे और हमारी एलर्जी का सबब बनेंगे। अब ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो फूड एलर्जी है वो डिफरेंस
होता है उसका फूड इंटॉलरेंस से। अब फूड इंटॉलरेंस में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि हमारे पास फूड एलर्जी में हमारा क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है। अब हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को फ़िश से एलर्जी होती है, वो फ़िश खाते हैं तो उनको जो है वो उनके होंठ वगैरह जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, बॉडी पे जो है वो रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कई लोग बल्कि बहुत से लोग फ़िश वगैरह खाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो ये जो है हम इसको क्या कहेंगे कि उन्हें फूड एलर्जी है, और जो उस फूड के अंदर जो फ़िश है वो क्या है, वो इंजेस्टेंट एलर्जन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन खानों को खाने से हमें इंजेस्टेंट एलर्जी हो सकती है। अब जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 90% लोग पाए जाते हैं, उनको इन जो है ना फॉलोइंग 8 फूड्स हैं उनमें से किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी लाजमी होती है। नंबर 1 पे आता है मिल्क। मिल्क कहते हैं दूध को, एग्स कहते हैं अंडों को, व्हीट कहते हैं गंदम को, सोयाबीन्स ये हमारे पास आते हैं। हमारे पास जो है ट्री नट्स ट्री आते हैं। ट्री नट्स में हमारे पास चलगोज़ा और काजू वगैरह आते हैं। पीनट्स हम मूंगफली को कहते हैं। फ़िश मछली को कहते हैं, और शेलफिश जो है हमारे पास ख़ास किस्म की एक मछली का नाम है। तो अगर हम कोई भी इंजेस्टेंट एलर्जन खा लें तो उसको खाने के हमारे पास चंद मिनट से लेकर कुछ घंटों तक हमें एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं डिस्कस करूँगी चंद अलामात को जो हमें इंजेस्टेंट एलर्जन खाने की वजह से हमारे सामने रूनुमा होते हैं, जिनमें नंबर 1 है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग उल्टी और क्या को कहते हैं, डायरिया, दस्त, क्रैम्प्स, मरोड़ वगैरह, हाइव्स, रैशेस को कहते हैं। बॉडी में जो है ना वो छत्ते की तरह के निशानात जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। स्वेलिंग, सूजन को, एक्जिमा, ख़ारिश को, इचिंग और द स्वेलिंग ऑफ लिप्स, टंग्स एंड माउथ। दैन हमारे पास क्या हो जाएगा, गले में खिंचाव और गले में ख़ारिश होती है। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होती है। वीजिंग का मतलब होता है कि सांस लेते हुए उसमें से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। और जो हमारे पास आखिरी जो एलर्जी का सिम्टम है वो होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। जो नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास एलर्जेंस की, वो है इंजेक्टेबल एलर्जन। जैसे नाम का से ही ज़ाहिर होता है कि इंजेक्टेबल का मतलब है कि हमारी बॉडी में दाखिल किए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास 2 आते हैं, जैसे इंजेक्शंस ऑफ डिफरेंट मेडिकेशन लगा होती है, जैसे टीके वगैरह होते हैं, या इंसेक्ट स्टिंग। इसका मतलब होता है किसी भी जो हशरात वगैरह हैं उनका डंग वगैरह। अब इंजेक्टेबल एलर्जन की वजह से हमारे जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं वो उनमें आते हैं। एक आता है इचिंग और हाइव्स वगैरह, ख़ारिश, और जो है वो धरप्पड़ से हमारी पूरी बॉडी में बन जाते हैं। हमारे जो गला है और ज़ुबान की सोजिश वगैरह, सांस लेने में मुश्किल होती है, जो हमारी छाती है उसमें एक खिंचाव सा महसूस होता है। कई दफ़ा जो है वो लोग इंजेक्टेबल एलर्जेंस की वजह से बेहोश भी हो जाते हैं, और कई दफ़ा जो है वो हमारी जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है, और ज़ुबान की जो है वो उसमें सोजिश आ जाती है। नेक्स्ट एलर्जन की टाइप आती है वो है कॉन्टैक्ट एलर्जेंस, यानी कि ये वो एलर्जेंस होते हैं जब ये इंसानी जिस्म के साथ ताल्लुक़ में आते हैं तो एलर्जी के जो है साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। इनमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं ज्वेलरी। काफ़ी लेडीज़ कोई मेटल की ज्वेलरी पहनती हैं तो उन्हें एलर्जी आती है। कॉस्मेटिक्स, ये जो मेकअप का सामान वगैरह होता है उनसे एलर्जी होती है। पेट्स यानी कि जो पालतू जानवर जो लोगों ने घरों में रखे होते हैं उनसे भी अक्सर वो लोग जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनको एलर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब एनिमल एलर्जेंस होते क्या हैं? ज़ाहिर बात है जो एलर्जेंस हमें एनिमल से हासिल होते हैं तो हम उन्हें एनिमल एलर्जेंस कहते हैं। अब ये जो है हमारे पास बहुत कॉमन है एलर्जिक रिएक्शन के कॉज़ करने के लिए। अब ये जो है एलर्जेंस के अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन पाई जाती है जो क्या करता है कि एलर्जी का बायस बनते हैं। अब ये जो है प्रोटीन किस में पाई जाती है? इनकी जल्द के अंदर, डेंडर, इनके जो ये बालों का रुआं सा निकलता है उसके अंदर, उनके थूक के अंदर, और उनके पेशाब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है डिफाइन हाइपर सेंसिटिविटी एंड डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। अब बात करें टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के, 2 साइंटिस्ट थे जिनमें एक था PHG जेल एंड रॉबिन कोम्स ने। उन्होंने 1963 में हाइपर सेंसिटिविटी को 4 टाइप्स में जो है वो क्लासिफाई किया था। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन कैसी है। तो जो हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है उसको हम एलर्जी बोलते हैं, और इसके अंदर जो हमारे पास डिसऑर्डर्स या बीमारियाँ आती हैं उनमें है एक हे फीवर, एनाफाइलेक्सिस और एस्थमा। एनाफाइलेक्सिस कहते हैं कि जो बहुत ही एक्यूट और लाइफ थ्रेटनिंग किस्म की जो एलर्जी होती है हम उसको एनाफाइलेक्सिस कहते हैं, और एस्थमा को हम उर्दू में दमा कहते हैं। अब ये जो एलर्जी होती है वो ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ जो है IgE एंटीबॉडीज़ उसके ज़रिए से ये एलर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब हमारे पास जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी आती है उसे हम साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट एलर्जी कहते हैं। इसमें जो है हमारे पास एग्जांपल आते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और ये हम आगे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। और इसमें जो केमिकल मीडिएटर्स यूज़ होती हैं वो हैं IgM और IgG एंटीबॉडीज़।
टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी को इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ कहते हैं और इसकी एग्जांपल में आते हैं सीरम सिकनेस और इसमें जो एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो उन्हें आईजीजी कहते हैं। 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी को हम कहते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी या हम इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसकी एग्जांपल में जो बीमारियां आती हैं वो आती है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन यानी कि जो हम अज़ा का मुंतकिली की जाती है लोगों में उसको वो इसमें आती है और आखिरी आती है हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इसमें जो हमारे पास केमिकल मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं हमारे पास टी सेल्स। अब टी सेल्स जो हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं फॉरेन पार्टिकल से और ये एंटीबॉडीज़ नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इमीडिएट एलर्जी। सो लेट्स डिस्कस इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इसको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं और इसी का नाम जो है वो एलर्जी होती है। जैसे कि नाम से जाहिर होता है कि इसका नाम है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये जल्दी से जो है ना वो होने वाली एलर्जी है, यानी कि हमारी बॉडी एलर्जन से एक्सपोज होगी तो उसके चंद लम्हों बाद जो हमें क्या होता है एलर्जी के सिम्टम्स हमारे बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। अब इस एलर्जी का होने का मैकेनिज़्म क्या है, उसमें ये होता है कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स की एक किस्म है बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स की जो सरफेस है उस पर आईजीई एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अटैच होती हैं। अब जब हम कोई भी एलर्जन आईजीई एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच होता है तो जो बेसोफिल्स हैं उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिनमें जो है वो क्या करती हैं, इसके नतीजे में हिस्टामीन्स जो है वो रिलीज़ करती हैं। अब जो हिस्टामीन है ये केमिकल मीडिएटर है जो हमारी बॉडी में जो एलर्जी की अलामात होती हैं वो क्या करते हैं प्रोड्यूस करती हैं। अब इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है वो जो दो तरीक़ों से हो सकती है, एक आती है उसको हम कहते हैं लोकल एनाफिलैक्सिस और दूसरा आता है सिस्टमेटिक एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस जो है वो हम लाइफ थ्रेटनिंग किस्म की एलर्जी को जो है वो कहते हैं। अब जो है लोकल एनाफिलैक्सिस नाम से ही ज़ाहिर है कि जहाँ पे एलर्जन अटैच हुआ है सिर्फ उसी सराउंडिंग टिश्यूज़ को में क्या करेगा कि हमारे एलर्जी के सिम्टम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी एग्जांपल में जो हमारे पास नंबर 1 आता है वो है एलर्जिक रेनाइटिस या हे फीवर। जब हम देखते होंगे कि पोलन का सीज़न आता है तो वहाँ पर अक्सर लोगों को जो है वो छींकें वगैरह और नाक बहना, आंखों से पानी आना वो आना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी हमारे पास जो है वो लोकली जो है वो सिम्टम्स जो है वो एक प्रोड्यूस हो रहा है। लोकल एनाफिलैक्सिस की जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल आती है वो है ब्रोंकियल अस्थमा। इसमें जो होता है जो हमारा एलर्जन है वो हवा में और सांस के ज़रिए जो है वो हमारे लंग्स में चला जाता है या फिर खून के ज़रिए हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है और वहाँ जाकर जो हमारे ब्रोंकियल्स होते हैं उनकी कंस्ट्रिक्शन यानी कि उनको सिकुड़ा देता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मुश्किल आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो है हाइव्स की, जिसे हम धड़पड़ कहते हैं। जो धड़पड़ हैं ये क्या करते हैं कि इनके ये उस वजह से बनता है जब हमारे जो कोई भी एलर्जन हमारे खाने में मौजूद होता है, जब हम खाना खाते हैं तो इसके नतीजे में हमारी बॉडी में क्या होता है कि हाइव्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी की जो एग्जांपल है वो सिस्टमेटिक एनाफिलैक्सिस है। जब हमारा कोई भी एलर्जन डायरेक्ट हमारे खून में शामिल हो जाता है तब वो जो एलर्जी कॉज करता है उसको हम सिस्टमेटिक एनाफिलैक्सिस तो कॉज करते हैं। अब हमारे खून में जो है वो एलर्जन कैसे शामिल होगा, या तो वो जो कोई हशरात हैं वो क्या कि डंक के ज़रिए हमारी बॉडी में दाखिल होगा, या कोई इंजेक्शंस की सूरत में, या फिर क्या है जो हम कोई डिफरेंट खाना खाते हैं उसके भी ज़रिए भी क्या होता है कि हमारा कोई भी एलर्जन जो है वो हमारे खून में शामिल हो जाता है और एलर्जी के जो है साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडी मीडिएटेड टॉक्सिसिटी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। अब इसमें ये क्या है, नाम से ज़ाहिर है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं क्या करती हैं कि वो किसी तरह के भी सेल किलिंग में वो इन्वॉल्व होती हैं। अभी हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं ये प्रोटीनी नेचर हैं और ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का हिस्सा होती हैं, यानी कि ये हमारे बॉडी को जो है वो नुकसान से या एलर्जन से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे नॉर्मल सेल्स को क्या करती हैं, ये ख़तरे की अलामत समझ बैठती हैं और जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को क्या करते हैं, किल करना शुरू कर देते हैं। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास 2 डिजीज़ आती हैं। नंबर 1 है उसको हम कहते हैं हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न और दूसरी हमारे पास माइस्थेनिया ग्रेविस। अब जब एंटीबॉडीज़ नॉर्मल सेल को किल करती हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो सेल है डैमेज्ड
सेल है उसको निगला जाता है, या फिर क्या कहते हैं उस सेल की लाइसिस हो जाती है, उसकी टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न। अब इसमें क्या होता है कि जो RH एंटीजन्स होते हैं वो ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट होंगे, और जिन ब्लड सेल्स पे हमारे पास वो प्रेजेंट होगा एंटीजन, हम उन्हें कहेंगे ये हमारे पास RH पॉजिटिव ग्रुप है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं एक मदर की और उसके अनबॉर्न बच्चे की जो उसके रहम में पल रहा है। तो माँ जो है वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, उसके ब्लड सेल्स की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और जो उसका फीटस है उसके जो है वो RH पॉजिटिव है, या ये उसे ट्रेट जो है वो अपने वालिद की तरफ से मिला है। अब क्या होगा कि जो आमल के ज़रिए जो फीटस का ब्लड है, कुछ ब्लड सेल्स की टूट फूट होती है और वो माँ के ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जहाँ पर माँ के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसे क्या करती हैं, उसे डिटेक्ट करती हैं एज अ फॉरेन पार्टिकल के तौर पे, और वो वहाँ पे माँ की बॉडी में जो है वो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, जो है IgG एंटीबॉडीज़, और वो क्या करती हैं फिर आंवल के पास होकर बच्चे के अंदर जाती हैं और वहाँ पे उसके रेड ब्लड सेल्स को किल करना शुरू कर देती हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की जो दूसरी एग्जांपल है वो है हमारे पास मायस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि हमारी बॉडी अपने ही खिलाफ क्या करती है कि वो काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास कहते हैं हमारे जो पट्ठे हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, ख़ास करके हमारी जो अपर बॉडी है जिसमें हमारे बाजुओं के गर्दन के पट्ठे और छाती के पट्ठे जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट आर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स। हमारे पास जो थर्ड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी आती है उसे कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स। अब हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जाकर हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ के साथ अटैच होता है तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज करना शुरू कर देता है। इसके एग्जाम्पल में आता है सीरम सिकनेस। अब सीरम क्या होता है, सीरम जो है ये हमारे पास जो है खून से हासिल किया जाता है, और इसके अंदर ढेर सारी हैं जो है एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। एंटीबॉडीज़ के साथ साथ इसमें जो है कुछ मिकदार में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। जब हम इन सीरम को किसी दूसरे इंसान के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो इन प्रोटीन्स को एज अ एलर्जन के तौर पर कंसीडर करते हैं, और इस एलर्जन के नतीजे में जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, और इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं कि उसने उसके लिए एक एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो डेवलप कर ली है। अब फिर जब हम इसे क्या करेंगे कि ये फिर एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये ब्लड स्ट्रीम में आएगा, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी खून जाएगा और तो ये कॉम्प्लेक्स वहाँ पे अटैच हो जाएगा टिश्यूज़ के साथ, और वहाँ पे सराउंडिंग टिश्यूज़ को क्या होगा, डैमेज करना शुरू कर देगा। सीरम सिकनेस की अलामात में से हमारे पास आता है बुखार, हाइव्स, धड़पड़, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, और प्रोटीन इन यूरिन जिसे हम कहते हैं कि पेशाब में प्रोटीन का आना। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। अब जो ये टाइप हमारे पास 4 हाइपर सेंसिटिविटी आती है, ये हमारे फ़ौरन से जो है वो इसके सिम्टम्स शुरू नहीं होते। इसमें जो है हमारे पास T सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब वो ये क्या करते हैं कि ये जो है अपना रिस्पांस बहुत देर बाद जाके शो करते हैं। अब इसमें जो टाइप है हमारे पास सेंसिटिविटी में जो एंटीजन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक एंटीजन्स और एक होता है एक्सट्रिंसिक एंटीजन्स। एक्सट्रिंजेंट एंटीजन्स वो होते हैं जो हमारे पास फ़ौरन एंटीजन्स आते हैं जो बाहर माहौल से जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, और इंट्रिंसिक एंटीजन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से ही, जैसे कोई DNA का पार्ट किसी या बॉडी के अंदर से किसी सेल का पार्ट या प्रोटीन, कोई ग्लाइकोप्रोटीन, वही क्या हो जाते हैं वो एंटीजन के तौर पे काम देना शुरू कर देते हैं। अब डिस्कस करते हैं एक्सट्रिंजिंग एंटीजन्स को। एक्सट्रिंजिंग एंटीजन्स में जो सबसे कॉमन एग्जांपल आती है वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की आती है, जब हमारी जो स्किन है वो बैरूनी एंटीजन से एक्सपोज होती है। अब इसके नतीजे में क्या है कि वो हमारे पास जो हैं वो सिम्टम्स जो हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी के वो आते हैं। अब एक्सट्रिंसिक एंटीजन्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनमें हमारे पास आते हैं कैटेकोल। ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास पॉइजन ओक और पॉइजन आइवी, ये 2 तरह के दरख्त हैं जहाँ से हमें मिलते हैं। ये फिर इसमें निकल है जो अक्सर हमारी ज्वेलरीज़ वगैरह में पाया जाता है। दूसरा है हमारे पास, लास्ट में हमारे पास आते हैं कुछ ऑर्गेनिक केमिकल जो हम इंडस्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रिंसिक यानी कि सेल्फ एंटीजन्स को। अब ये जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, इसमें हमारे पास जो मेन रोल प्ले करते हैं वो है T सेल्स करते हैं। अब T सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का पार्ट है, लेकिन वो क्या करते हैं हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हीं को किल करना शुरू कर देते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल में आते हैं हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसमें क्या होता है कि हमारे जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को क्या करते हैं T सेल्स किल करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना T सेल्स वो इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें हमारे पास CD8+ लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स एंड CD4 और सेल्स और हेल्पर T लिम्फोसाइट्स जो है ना वो आते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो डिसीज़ आती है उसमें क्या होता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। इसमें क्या होते हैं कि टी सेल्स जो हैं वो जो न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ होती है, प्रोटेक्टिव शीथ होती है, उन्हीं को क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे असाब हैं यानी कि जो हमारे पट्टे हैं उनका क्या होता है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास राइट अ नोट ऑन स्किन टेस्ट ऑफ एलर्जी। स्किन टेस्ट में हमारे पास जो है वो 3 टेस्ट आते हैं, जिनमें नंबर 1 है स्क्रैच टेस्ट और स्किन प्रिक टेस्ट, पैच टेस्ट और फिर आता है इंट्राडर्मल टेस्ट। अब स्क्रैच टेस्ट और स्किन प्रिक टेस्ट से नाम से ही ज़ाहिर है कि हम इसमें क्या करते हैं कि अपनी स्किन को पहले हम लोग लेंसेट की मदद से स्क्रैच करते हैं, यानी कि उसमें जो है स्किन पे निशानात मारते हैं, हमारी स्किन को एक्सपोज करते हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं कि हम कमर्शियली अवेलेबल जो एलर्जेंस होते हैं, जिनमें हमारे पास एनिमल डेंडर, मोल्ड्स वगैरह, फूड पार्टिकल्स, पोलन्स वगैरह, वो हम उसमें वो अवेलेबल होते हैं, वो हम क्या करते हैं कि उसी एक्सपोज्ड स्किन में उन स्क्रैचेस में हम क्या करते हैं एक एक ड्रॉप हम उसमें प्लेस करते जाते हैं और फिर हम उसको 15 मिनट्स तक क्या करते हैं उनको वेट करते हैं। अगर इस दौरान जो है वो क्या करें हमारी स्किन जो है वो लोकली क्या हो रेड होना शुरू हो जाए और वहाँ पे जो है स्वेलिंग होना शुरू हो जाए और हाइव्स बना शुरू हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि जो टेस्ट है स्किन टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। अब पैच टेस्ट क्या होता है, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि हम क्या करते हैं कि पैचेस जो है ना वो अप्लाई किया जाता है स्किन में। अब जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं वो स्किन के डॉक्टर होते हैं, जब उनके पास कोई भी डर्माटाइटिस का पेशेंट आता है जिससे स्किन की एलर्जी हुई होती है, तो वो क्या करते हैं कि इस एलर्जी को कंफर्म करने के लिए वो क्या करते हैं पेशेंट पे जो है डिफरेंट पैचेस अप्लाई करते हैं। अब उन पैचेस में क्या होता है कि हमारे पास एलर्जेंस होते हैं, कमर्शियली अवेलेबल एलर्जेंस होते हैं, वो हम क्या करते हैं कि स्किन पे जो है वो मोस्ट प्रॉबली उसकी जो बैक है उस पर पेशेंट की उस पर हम वो पैचेस अप्लाई करते हैं। फिर हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं उसको वेट करते हैं कि कोई वहाँ पर कोई रिएक्शन शो हो। अगर वहाँ पे पेशेंट के वहाँ पे किस पैच की जगह पे वहाँ पे रेडनेस और स्वेलिंग होना शुरू हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एलर्जी जो है वो उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट ऐसा आता है हमारे पास इंट्राडर्मल टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि स्किन के अंदर हम जो है वो एलर्जन की प्रिपरेशन जो है वो इंजेक्ट करते हैं। अब इसमें हम एलर्जन की प्रिपरेशन कैसे इंजेक्ट की जाती है, हम यहाँ पे जो भी कमर्शियली अवेलेबल एलर्जेंस होते हैं उनको हम फैट सॉल्युबल सॉल्वेंट में, जैसे कि हमारे पास ईथर एसीटोन और अल्कोहल आते हैं, उनमें हम डिज़ोल्व कर देते हैं और फिर हम सिरिंज की मदद से उन एलर्जेंस को पेशेंट की थोड़ी सी स्किन उठाकर उसके अंदर हम क्या करते हैं इंजेक्ट कर देते हैं। 0.1 ml ऑलमोस्ट जो है हम इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद हम वेट करते हैं कि आया कोई एलर्जी के सिम्टम्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं कि नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन ब्लड टेस्ट इन्वॉल्व इन द डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी। एलर्जी की टेस्टिंग के लिए ब्लड टेस्टिंग भी की जाती है। ब्लड टेस्टिंग हमारे पास दो तरीके से होते हैं। नंबर 1 है रास्ट RAST और दूसरा है एलाइसा ELISA। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रास्ट टेक्निक क्या है। रास्ट स्टैंड्स फॉर रेडियो एलर्गो सॉल्वेंट टेस्टिंग टेक्निक। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सेलुलोज की डिस्क होती है, वहाँ पे हम एलर्जेंस जो हैं वो उनको पेस्ट करते हैं। अब उसके अंदर हम डिस्क के ऊपर हम जो पेशेंट का ब्लड है वो उसको पोर करते हैं। अब जो पेशेंट का ब्लड है उसके अंदर हमारे पास जो है वो IgE एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होंगी और जो IgE एंटीबॉडीज़ हैं वो स्पेसिफिकली जो हैं किसी ख़ास एलर्जन के से जो हैं वो के नतीजे में पेशेंट के ब्लड में वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। जब हम उसके अंदर जब हम पेशेंट का ब्लड इसके ऊपर पोर करेंगे तब हमारे पास क्या होगा कि एलर्जन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देंगे। अब हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम रेडियो एक्टिव जो है हम जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको मज़ीद हम पोर करेंगे। अब वो जो रेडियो एक्टिव एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करेंगी कि वो उस इम्यून कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना देंगी मज़ीद, और हम वो क्या करेंगी कि जितना ज़्यादा उसके अंदर एंटीबॉडीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी हमें पता चलेगा कि वो पेशेंट जो है वो उस ख़ास एलर्जन से वो क्या है उसको एलर्जी है। नेक्स्ट ब्लड टेस्टिंग की जो टाइप हमारे पास आती है उसे हम एलाइसा कहते हैं। एलाइसा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और हम इसे एंजाइम इम्यूनो एसे भी कहा जाता है। इस टेक्निक में बेसिकली ये होता है कि हमारे पास कोई भी डिस्क या जो पेट्री डिश कह लें वो होती है और उसके अंदर हमने क्या किया होता है एंटीजन्स पोर किए होते हैं। अब इन एंटीजन्स के ऊपर हम क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पेशेंट की वो उसको पोर करते हैं। अब इन एंटीबॉडीज़ के ऊपर जो है वो क्या किया जाता है एक जो है एंजाइम जो है वो लिंक्ड किया जाता है। अब इस लिंक्ड एंजाइम और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक सबस्ट्रेट डाला जाता है। जब सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में एक जो है वो हमारे पास केमिकल सिग्नल मोस्टली जो है कलर चेंज की सूरत में वो ऑब्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, राइट डाउन द डिफरेंट अप्रोचेज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी।
एलर्जी का ट्रीटमेंट जो है वो 3 तरीके से किया जाता है। नंबर 1 पे आता है अवॉइडेंस, नंबर 2 पे आता है फार्माकोथेरेपी एंड नंबर 3 पे आता है इम्यूनोथेरेपी। अब अवॉइडेंस क्या है? अवॉइडेंस का मतलब है कि एलर्जी को पहले ही स्टेप पे हम इसको अवॉइड करें। अब इसके हम कैसे एलर्जी को अवॉइड कर सकते हैं? तो नंबर 1 तरीका है कि हम जब भी जो है ना घर से बाहर निकलें या घर की सफाई करें, तो हम क्या करें कि एक अपने लिए अपने फेस पे पोलन मास्क ज़रूर पहनें। ज़्यादातर कोशिश किया करें कि आप जो हैं वो सुबह के वक्त, जब हमारे एटमॉस्फेयर में पोलन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, तब हम अपने घरों में ही रहें। थर्ड है कि हम क्या करें कि हम जो खाना खा रहे हैं उसको उसका लेबल अच्छे तरीके से पढ़ें और उसमें हम देखें कि हमें उसमें ये कोई फूड कंपोनेंट तो नहीं है जो जिससे हमें कोई एलर्जी हो। नंबर 4 पे है कि हम अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो हैं वो हैवी पॉलिनेशन के मौसम के दौरान अपनी बंद रखें। घरों में जो है वो एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करें और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कार में भी करें। जो ऐसे एनिमल जिनके जो बाल व जिनके होते हैं, जिनमें उनका रुआं सा वो उड़ता है, तो हम कोशिश करें कि ऐसे जानवरों को अपने घरों में ना लाएं। दूसरी बात है कि जो ये हमारे पास घरों में तकिए होते हैं जो परों से बने होते हैं, या हमारे पास रुई की बनी हुई ब्लैंकेट्स वगैरह होती हैं, या जो कपड़े जो कॉटन के बने होते हैं, उनको हम वक्तन फ़वक्तन बदलते रहें। जो हमारे पास गद्दे होते हैं और तकिए वगैरह होते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें किसी प्लास्टिक के कवर में रैप करके रखें। और जो हमारे पास गद्दे वगैरह, चादरें वगैरह और कंबल वगैरह होते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें हफ़्ते में एक बार गर्म पानी से ज़रूर धोएं। और घरों में कारपेट का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डस्ट माइट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि हमें इनहेलेंट एलर्जी का सबब बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है फार्माकोथेरेपी। हम फार्माकोथेरेपी के ज़रिए भी अपनी एलर्जी का वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फार्माकोथेरेपी क्या होता है? जब हम किसी मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं एलर्जी के की ट्रीटमेंट के लिए। अब हमारे पास जो फार्माकोथेरेपी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लास ऑफ ड्रग्स आती हैं वो होती हैं एंटी हिस्टामीन्स। एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली एंटी हिस्टामीन और डिफरेंट केमिकल मीडिएटर्स के रिलीज़ की वजह से होते हैं। तो हम एंटी हिस्टामीन देते हैं जो जाकर हमारे बॉडी में हिस्टामीन के रिलीज़ को रोकते हैं, और जिसके नतीजे में हिस्टामीन रिलीज़ नहीं होती और हमारी बॉडी में एलर्जी के सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते। अब हमारे पास एंटी हिस्टामीन्स जो है वो 2 जनरेशन पे मुश्तमिल है। जो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामीन्स आते हैं उनमें हमारे पास डायफेनहाइड्रामीन, जिसमें बेनाड्रिल उसकी की जो है सिरप आता है। दूसरा है क्लोरफेनारामीन, जिसमें पेरिटन जो है हमारे पास वो ड्रग आती है। लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामीन्स हैं उनका साइड इफ़ेक्ट ये रहता था कि इनको इस्तेमाल के बाद बहुत ज़्यादा गनूद की चढ़ती थी। सेकंड जनरेशन में हमारे पास न्यू एंटी हिस्टामीन्स आते हैं। ठीक है, इनमें हमारे पास आती है सिट्राजिन, जो रिजिक्स के नाम से एक सिरप आता है। दूसरे फेक्सोफेनाडिन आती है और तीसरी आती है लोराटाडीन। अब इन ड्रग्स को लेने से इंसानों को गनूद की जो है वो नहीं होती। दूसरी क्लास ऑफ ड्रग्स हमारे पास आते हैं ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स। ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं ये हमारे पास केमिकल मीडिएटर होते हैं जो एलर्जेंस के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी रिलीज़ करती है, और ये एलर्जी के सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेशन वगैरह, लैक्रिमेशन यानी कि आंसुओं का बहना, स्नीजिंग वगैरह। अब तो हम क्या करते हैं, ल्यूकोट्राइन के रिलीज़ को रोकने के लिए ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर देते हैं, जिनमें हमारे पास जो सल्फेरिस आता है उसे मोंटिलुकास्ट कहते हैं। मोंटिलुकास्ट जो है वो एंटी ल्यूकोट्राइन मेडिकेशन आती है, और ये क्या करती है कि ये जो है वो ल्यूकोट्राइन्स की रिलीज़ को रोकते हैं, और हमारे जो सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के उनको भी रोकती है ये। लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास आता है इम्यूनोथेरेपी। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग जो हैं वो एलर्जेंस जो हैं थोड़ी क्वांटिटी में हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। अब शुरू में जो है हम क्या करते हैं कि एक वीक में 1 से 5 टाइम्स जो क्या है कि हम लोग अपनी बॉडी में एलर्जेंस इंजेक्ट करते हैं। इसके रिस्पांस में क्या होता है कि एलर्जन के रिस्पांस में हमारी बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पांस शो करती है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि जब हमारी बॉडीज़ ज़्यादा अमाउंट में किसी एलर्जन से एक्सपोज होती है, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी उस एलर्जन से मुकाबला करने के लिए बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं, और हमारी बॉडी इस तरह उस एलर्जन से डिसेंसिटाइज हो चुकी होती है। डिसेंसिटाइज का मतलब होता है कि हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर एलर्जन से कोई भी गलत रिस्पांस या कोई भी हार्मफुल रिस्पांस जो है वो शो नहीं करती। हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही उसका एलर्जन का असर हमारी बॉडी पे नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफाइन क्रोमेटोग्राफी एंड राइट अ नोट ऑन पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी की जो डेफिनेशन है वो पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से सब देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी।
पेपर क्रोमेटोग्राफी है जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में है। ये एक टेक्निक जो है ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है और इसकी मदद से हम लोग जो है जो डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर है उससे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इस्तेमाल करते हुए सेपरेट करते हैं। अच्छा, अब ये जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होती है इसके ज़रिए से जो है हमारे पास वो मिक्सचर इजीली सेपरेट हो जाते हैं जिनमें कोई ना कोई रंग पाया जाता है, यानी कि कलर पिगमेंट उनमें पाया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे दो फेजेस हैं, स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ वो फेज़ होता है जो साकित होता है, जो हिल नहीं सकता। तो इसमें हमारे पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो है पेपर जो है वो हमारा स्टेशनरी फेज़ है जो मूव नहीं कर सकेगा। अब जो मोबाइल फेज़ हम यूज़ करते हैं, अब मोबाइल फेज़ वो फेज़ होता है जो इजीली मूव कर सकता है। अब हम इसमें जो मोबाइल फेज़ यूज़ करते हैं उनमें हमारे पास एथेनॉल आता है, वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं या एसीटोन इस्तेमाल कर सकते हैं, या इन सब का मिक्सचर भी बनाकर हम एज आ मोबाइल फेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोसीजर ऑफ क्रोमेटोग्राफी है क्या। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए हम लोग जो है वो एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो है इस्तेमाल करते हैं। ये आम पेपर से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, थोड़ा सा थिक होता है। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी को जिस स्टाइल की क्रोमेटोग्राफी हम लोग कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उस शेप में हम पेपर को अपने कट कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो 4 स्टाइल्स हैं हम जिनके ज़रिए हम क्रोमेटोग्राफी को करते हैं। नंबर 1 आता है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, नंबर 2 आता है डिसेंडिंग, नंबर 3 आता है हमारे पास सर्कुलर और नंबर 4 आता है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग टाइप ऑफ की जो क्रोमेटोग्राफी है इसके लिए हम रेक्टेंगुलर शेप में जो है वो क्या करते हैं, अपने क्रोमेटोग्राफी पेपर को कट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी को, कि हम लोग क्या करते हैं कि उस पेपर की बेस लाइन पे 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास जो है ये रेफरेंस लाइन आ जाती है। अब हम इस लाइन के सेंटर के अंदर हम क्या करते हैं, अपना सैम्पल मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर होता है हमारे पास, ये हमारे 3-4 जो है ना वो कंपोनेंट से मिल के बना होता है जिनको हमने अलहदा करना होता है। अब हम जो लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हम उसमें क्या करते हैं कि हम लोग 2-3 कलर्स की जो है वो इनको मिक्स कर देते हैं और उनका एक मिक्सचर बन जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस मिक्सचर को हम लोग क्रोमेटोग्राफिक पेपर के सेंटर में क्या करते हैं, एक ड्रॉप जो है वो प्लेस करते हैं। अब हम उसे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम उसको ड्राई होने का वेट करेंगे। जब वो ड्राई हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक ग्लास जार के अंदर जिसके हमने बॉटम में क्या किया होगा, मोबाइल फेज़ जो है वो रखा होगा। अब हमारे पास मोबाइल फेज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास हम क्या अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं, हम वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, एसीटोन भी यूज़ कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने पेपर कट किया है वो हमारे पास एक्ट करेगा एज आ स्टेशनरी फेज़, और जो ये लिक्विड है वो क्या करेगा, हमारे पास मोबाइल फेज़ के तौर पे एक्ट करेगा। जब हम अपने पेपर को जार के अंदर हम डिप करेंगे तो क्या होगा, जो वो नीचे लिक्विड है, लिक्विड क्या करेगा, पेपर के थ्रू पेपर में से क्या करेगा, पास होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा मोबाइल फेज़ मूव करेगा हमारा जो मिक्सचर है उसकी क्या होगा, वो अपने सेपरेट कंपोनेंट्स में, अपने सेपरेट कलर्स में वो क्या करेगा, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर अब हम बात करें तो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में भी हमारे पास सेम यही तरीकाकार होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि अपना जो पेपर है हमारा वो उसमें जो पेपर है वो हम एक ये अपरेटस आता है जहाँ पे हमारा ऊपर एक चैम्बर बना होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट अपना प्लेस करते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, लिक्विड मूव करता है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारा मोबाइल फेज़ है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और हमारी सेपरेशन क्या होगी, वो नीचे की तरफ हो जाएगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निक आती है वो है सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें हम क्या करते हैं, सर्कुलर और रेडियल के लिए हम अपने क्रोमेटोग्राफिक पेपर को हम सर्कल में कट कर लेते हैं। अब सर्कुलर और रेडियल क्रोमेटोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है कि सर्कुलर में हम क्या करते हैं कि हम अपना जो सैंपल का मिक्सचर है वो हम सेंटर में बिल्कुल जो है पेपर के वो प्लेस करते हैं और उस सैंपल के अंदर से हम क्या करते हैं, थ्रेड पास कर देते हैं और वो थ्रेड जो है वो क्या करता है, डिप होता है हमारे सॉल्वेंट के अंदर। जिस तरह फिर क्या करेगा, सॉल्वेंट फिर पास करेगा थ्रेड से, थ्रेड क्या करेगा फिर वो पेपर में वो मिक्सचर में से पास होगा और हमारे पास क्या होंगी, रिंग्स जो है ना वो कंपोनेंट्स की रिंग्स बनती जाएंगी। तो और अब लेकिन हमारे पास जो रेडियल क्रोमेटोग्राफी आती है इसमें भी हम क्या करते हैं कि हम सर्कल की शेप में क्रोमेटोग्राफिक पेपर को कट कर लेते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके अंदर एक और पेंसिल से सर्कल ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल के दरमियान हम जो है वो क्या करते हैं कि अपना सैंपल का जो मिक्सचर है उसको क्या करते हैं, वो प्लेस कर देते हैं और हमारे पास इस तरह जो है ना वो आर्क की शक्ल में हमारे पास जो है वो जो सेपरेशन है वो आना शुरू हो जाएगी।
अब जब हमारे पास हम स्टाइलिक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हम परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कि हमने RF वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जो RF वैल्यू है इसको हम क्या, हमारे पास इसका फॉर्मूला है कि RF वैल्यू इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास जो सॉल्वेंट की वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे कि हमारे क्रोमेटोग्राफिक पेपर में हमारे पानी का निशान, जो ड्राई हुआ पानी का निशान है, वो हमारे तक जहाँ तक जाएगा हम उसको रूलर की मदद से हम उसको मेजर कर लेंगे, और जहाँ तक हमारे पास सेपरेट एक एक इंडिविजुअल कलर आया होगा, जहाँ तक उसने ट्रैवल किया होगा, हम वहाँ से उसको मेजर कर लेंगे। इस तरह फिर हम उस तरह दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। अगर ये 1 से कम है तो इसका मतलब है कि हमने बहुत अच्छा जो है हमारी सेपरेशन टेक्निक हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ना कॉलम क्रोमेट्री होता क्या है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी हम क्या करते हैं कि हम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स में भी से हम लोग इंडिविजुअल कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। अब लेकिन इसका टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी की खसूसियत ये होती है कि हम लोग जो है माइक्रोग्राम्स यानी कि बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी कंपाउंड्स की लेकर हम लोग किलोग्राम्स ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड क्या है इसे हासिल कर सकते हैं। अब बात करें कि इसमें हमारे पास स्टेशनरी फेस कौन सा यूज़ होता है। हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम यूज़ करते हैं। हम उसको क्या करते हैं, उसके अंदर हम अपना जो भी पाउडर होता है, सिलिका जेल या हमारे पास एलुमिना या सेलुलोज पाउडर, हम इसको क्या करते हैं, हम लोग इसमें फिल कर देते हैं, और यही जो हमारे पास पाउडर्स है ये हमारे पास स्टेशनरी फेस का काम करते हैं। अब हमारे पास जो मोबाइल फेस आता है वो है हमारे पास यूज़ करते हैं एथेनॉल या वाटर या एसीटोन, या हम इनका अक्सर जो है वो मिक्सचर भी जो है वो यूज़ कर लेते होते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में से सेपरेशन कैसे होती है, तो इसके लिए आपके सामने जो है वो एक डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रही होगी। आप इसको देखते जाएं और समझते जाएं कि हमारे पास जो है वो एक ग्लास का जो है वो कॉलम होता है, इसी तरह की इसकी शेप होता है, लेकिन वो शीशे का बना हुआ होता है। अब इसकी जो हमारे पास मोटाई या चौड़ाई होती है वो हमारे पास 50 मिलीमीटर होती है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक जो है वो हमारे पास इसकी लंबाई होती है। अब हमारे पास जो ये कॉलम आता है इसके अंदर हम सबसे पहले जो क्या करते हैं, अपना स्टेशनरी फेस जो है हम जैसे एड्जॉर्बेंट कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों एड्जॉर्बेंट का क्या मतलब होता है? एड्जॉर्बेंट होता है कि ये ऐसा पाउडर होता है जो अपनी सिर्फ सतह पर जो क्या करता है कि कोई भी चीज़ इसके अंदर रहती है, यानी कि वो चीज़ जो कोई भी लिक्विड है वो इसके अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ सतह पे जो है ना वो रहता है। तो इसके लिए हम लोग जैसे हम पढ़ चुके हैं कि हम एलुमिना, सिलिका जेल या सेलुलोज का जो पाउडर है वो हम एज अ स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं। अब हमने इसके अंदर जो है वो स्टेशनरी फेस ऐड किया, फिर उसके ऊपर जो है हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना मिक्सचर ऑफ कंपाउंड जिनको हमने सेपरेट करना है हम लोग वो ऐड करेंगे। हम देखेंगे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में हमारे पास APR, BB और CB, यानी कि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने उनका मिक्सचर ऊपर पोर कर दिया। अब इसके ऊपर हम सबसे ऊपर क्या रखेंगे कि हम लोग उसमें अपना सॉल्वेंट डाल देंगे। सॉल्वेंट यानी कि मोबाइल फेस हम अपना पोर करेंगे, जिसमें हमारे पास वाटर, एसीटोन या ईथर वगैरह या इनमें का मिक्सचर हम बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि नीचे से जो हमारे पास प्लग है या हम वॉल्व कह लें उसको ओपन करेंगे। अभी हम क्या, इससे क्या होगा कि हमारे पास जो जिस तरह हमारे पास मोबाइल फेस मूव करेगा, हमारे जो है ये इसका जो मिक्सचर है उसकी सेपरेशन होना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ देर बाद जो है वो B और C जो है वो नीचे आना शुरू हो गए और A ऊपर ही रह गया। और थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे कि इसी B और C में से भी जो B है या C है वो क्या करेगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा और हमारे पास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा नीचे वाले कंटेनर के अंदर। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो डिज़ाइड हमारा कंपोनेंट है, इंडिविजुअल कंपोनेंट है, वो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह सेपरेट कर लेंगे। क्वेश्चन 19 हमारे पास है, व्हाट इज़ TLC एंड राइट डाउन इट्स एप्लीकेशंस। अब हम डिस्कस करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, जिसे हम TLC भी कहते हैं। अब TLC जो है ये हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि अपने जो मिक्सचर होता है कंपाउंड्स का उसको सेपरेट किया जाता है। इसको थिन लेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हम अपने जो स्टेशनरी फेज़ होता है, जो एड्जॉर्बेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी एक पतली सी परत जो है वो चढ़ा देते हैं अपने किसी मटेरियल के ऊपर, जैसे कि हमारे पास ग्लास की कोई शीट है या प्लास्टिक की कोई शीट है या एलुमिनियम फॉइल वगैरह। हम उन पे क्या करते हैं कि अपनी जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है उसको पेस्ट कर देते हैं, और इस तरह हम जो है वो इस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास जो इसमें स्टेशनरी फेज़ आता है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिलिका जेल, एलुमिनियम ऑक्साइड या सेलुलोज।
अब हमारे पास जो मोबाइल फेज़ आता है मोस्टली हम इसमें एथेनॉल, वाटर, एसीटोन या फिर हम इनका मिक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही परफॉर्म किया जाता है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ स्टेशनरी फेस का डिफरेंस आता है, जो कि हमारे किसी एक प्लास्टिक की शीट या ग्लास की शीट के ऊपर वो पेस्ट हुआ हुआ होता है। हम इसी तरह क्या करते हैं कि उस शीट को अपने स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग काट लेते हैं। हम इसी तरह जिसने हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में किया था, इसी तरह हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी हम क्या करेंगे कि अपना जो शीट है उसको हम रेक्टेंगुलर शेप में भी काट सकते हैं और सर्कुलर शेप में भी कर सकते हैं। और इसी तरह हम थिन लेयर के भी जो है हम लोग 4 स्टाइल से ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक परफॉर्म की जा सकती है, जिनमें असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी जो है वो आता है। अब हमारे पास जो इसमें भी हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही क्या करते हैं कि अपने जो क्रोमेटोग्राफिक शीट है उसके ऊपर हम बेस लाइन से 2.5 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे हम क्या करते हैं कि अपनी बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके सेंटर में हम अपना सैंपल जो है उसको प्लेस करते हैं और इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो पेपर है इसको हम अपने सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिप कर देंगे। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये सैंपल है वो सेपरेट हो गया है। अगर हम डिसेंडिंग करें तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमारा डाउनवर्ड मूव करेगा। अगर हम इसमें सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास क्या होगा कि हम लोग एक राउंड शेप में अपनी इस शीट को कट कर लेंगे और उसके सेंटर में जो क्या करेंगे हम अपना उसका सैंपल का जो है वो ड्रॉप प्लेस करेंगे और हमारे पास रिंग की सूरत में क्या करेंगे कि हमारे वो जो है ना सेपरेट हो जाएंगे कंपोनेंट्स। और अगर हमने इसमें रेडियल करनी है तो रेडियल में हम क्या करेंगे कि सर्कुलर जो शेप में क्रोमेटोग्राफिक पेपर कट हुआ है उसके सेंटर में हम क्या करेंगे एक मज़ीद कंपास की हेल्प से एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे अपना मिक्सचर जो है वो प्लेस करते जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि जैसे जैसे और इस सर्कल के अंदर दरमियान से हम क्या करेंगे एक मोटा थ्रेड पास कर देंगे और वो जो थ्रेड है वो कहाँ पे होगा, सॉल्वेंट के अंदर डिप होगा और सॉल्वेंट जो है वो थ्रू कैपिलरी एक्शन के वो वहाँ थ्रेड से पास होता हुआ पेपर के ऊपर जाएगा और वहाँ पर हमारे जो केमिकल की जो सैंपल है उसकी क्या होगी, सेपरेशन हो जाएगी। अब हम इस तरह फिर जब हमारे पास ये आ जाएंगे हम फिर RF वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। जिसमें मैंने कहा RF कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो आपने पिछले क्वेश्चन में जो है वो बताया है, उस तरह हम उस तरीके से RF वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि हम TLC को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और इससे हम क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 जो है वो हमारे पास आता है कि हमारे प्लांट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको डिटर्मिन कर सकते हैं। नंबर 2 में आता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उनका स्पीड किस स्पीड से जा रहे हैं और क्या रिएक्टेंट्स बन रहे हैं हम उनको मोनिटर कर सकते हैं। हमारे पास जो फैटी एसिड्स और सीरामाइड्स आते हैं हम उनकी जाँच पड़ताल कर सकते हैं। सीरामाइड्स जो हैं ये वो फैट और लिपिड्स होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं। फिर हम इसके जो दूसरा काम ले सकते हैं वो ये है कि हमारे पास जो खाने और पानी के अंदर जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो जड़ी बूटी कुश या हशरात कुश होते हैं, उनको हम पानी और खाने में से जो है वो उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हमारे पास कपड़ा होता है उसके अंदर कौन कौन सी डाइज इस्तेमाल की जा सकती हैं हम पता करवा सकते हैं। हम दूसरा इसमें ये होता है कि हमारे पास सब्सटेंस आए, हमें अनश्योर हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हम उसको जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ हुए होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं रेडियो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का भी पता चला सकते हैं और इस तरह हमें जो हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनकी जो है वो प्योरिटी का हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, डिफाइन एक्सट्रैक्शन, राइट डाउन इट्स टाइप, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन और पर्कुलेशन। यानी कि जब आपके पास इस तरह का ऑप्शंस आएंगी तो आप लोगों ने उनमें से किसी एक के ऊपर जो है वो तफसीली नोट लिखना है। एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है इन्फ्यूजन का। इन्फ्यूजन जो है स्टूडेंट्स बहुत ही एक इजी और सिंपल सा प्रोसेस है। ये जो इन्फ्यूजन का प्रोसेस है ये हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं सॉफ्ट नेचर ड्रग्स, यानी कि जो बिल्कुल ही नाजुक सी जड़ी बूटियाँ होती हैं हम उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स में हमारे पास आते हैं कि बहुत से फूल होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास पुदीना है, हम उसको उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ क्रूड ड्रग के तौर पे। अब हमारे पास इन्फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास इन्फ्यूजन प्रोसेस क्या, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की एक टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं अपने सॉफ्ट नेचर ड्रग को हम किसी भी सॉल्वेंट में
जैसे कि हम वाटर ले लें, हम उसमें क्या करते हैं कि हम उसको डिप करके हम लोग रखते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास उसमें से एक्सट्रैक्ट निकल आता है, हम फिर जो है वो उसको क्या करते हैं कि जो हमारे पास कोई शेल्फ़ लाइफ होती है उसकी, वो 24 आवर्स होती है। हमने उसके अंदर अंदर उसको जो है वो अपना कोई भी एक्सट्रैक्ट उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए। अब इसमें शेल्फ़ लाइफ क्या होता है, यानी कि बच्चों वो टाइम पीरियड है जहाँ पर उस जो हमारी प्रेपरेशन है, जो हमने एक सोल्यूशन बनाया है, जो एक्सट्रैक्ट निकाला है, उसकी अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनकी मैक्सिमम जो एक्टिविटी है वो कितने टाइम पीरियड तक रहती है। तो जो इन्फ्यूज़्ड एक्सट्रैक्ट निकलते हैं उनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो सिर्फ 24 आवर्स यानी कि एक दिन के लिए होती है। अब हम आप बात करें कि जो हमारे इन्फ्यूजन का प्रोसेस करने के लिए हमें किन किन ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है कि इन्फ्यूजन पॉट, या हम इसके लिए कोई भी ग्लास स्पीकर ले सकते हैं, राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क ले सकते हैं, या फिर हमें एक बर्नर की ज़रूरत होती है और एक हमें फ़िल्टर पेपर की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं कि इन्फ्यूजन किस तरह कैरिड आउट की जा सकती है। सबसे पहले हमने अपनी क्रू ड्रग की नेचर को देखना है कि आया वो हमारे पास सॉफ्ट नेचर की है या स्लाइटली जो है वो क्या है, हार्ड नेचर की क्रू ड्रग है। अगर हमारे पास ये सॉफ्ट नेचर की ड्रग है तो हम इसको थ्रेड की मदद से इसको बांध लेंगे, और अगर हमारे पास ये हार्ड नेचर की ड्रग है तो हम लोग इसको छोटे छोटे पीसेज में करके अपने क्रू ड्रग को हम अपने एक बीकर में जो है ना वो रख देंगे। अब हमें दूसरी साइड पे हमने क्या करना है कि हमने मेंस्ट्रुम लेना है। मेंस्ट्रुम हमें पता है कि हमारे पास सॉल्वेंट होता है कोई भी, तो हम इन केस में सपोज़ करते हैं कि हम वाटर ले रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि वाटर को जो है पहले हमने उसको हीट अप कर लेना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब उसे हम गर्म कर लेंगे तब हमने क्या करना है, इस मेंस्ट्रुम को अपने क्रू ड्रग्स के ऊपर पोर कर देना है इन अ बीकर। फिर हमने उसको क्या करना है कि इस वाले जो है हमने इन सबको थोड़ी देर के लिए इस बीकर के अंदर मेंस्ट्रुम और क्रू ड्रग को थोड़ा रेस्ट करना है फॉर 15 मिनट्स के लिए। हमने यानी कि उसको सॉफ्ट ड्रग्स को मेंस्ट्रुम के अंदर रहने देना है 15 मिनट के लिए, और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने फ़िल्टर पेपर की मदद से हमने जो है वो मेंस्ट्रुम और मार्क को सेपरेट कर लेना है, और हमारे पास जो एंड पे हमारे पास क्या आएगा, एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। मार्क स्टूडेंट्स जो वेस्ट मटेरियल होता है इन एक्सट्रैक्शन में, उसे हम मार्क कहते हैं। डिकॉक्शन जो है वो एक्सट्रैक्शन की एक टेक्निक है जिसमें हम लोग जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं उसको हम पाउडर फॉर्म में, या हम लोग जो है थोड़े बड़े पार्टिकल साइज़ में जो खुरदरे पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारी ड्रग को हम पानी के साथ जो है वो बॉयल किया जाता है। अब हमारे जो ये वाटर है इसको हम यहाँ पे मेंस्ट्रुम कहेंगे, और जो हमारे पास जो ड्रग यूज़ होती है उसके लिए हमारे पास ये शर्त है कि ड्रग जो है वो हीट स्टेबल होनी चाहिए, कि यानी कि वो जो वो हीट है जो नीचे से आग अप्लाई की जा रही है उसको वो स्टेबल करे, ना कि वो डीनेचर हो जाए। अब दूसरे साइड पे हमने ये क्या करना है कि हम लोगों ने जो पाउडर फॉर्म है इसको क्रू ड्रग है इसको हमने एक बीकर में ले लेना है, और बीकर का जो साइज़ है वो हमारे पास 1000 ml के बराबर होना चाहिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, ड्रग डालेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि हम वाटर डालेंगे, और वाटर का जो लेवल है हम 1000 ml तक पूरा इसको भर लेंगे। अब इसका करने के बाद हम नीचे से अपना बर्नर को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, और हम इसको वेट करेंगे कि हमारी जो है वो ड्रग जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाए। जब हमारे पास ये ड्रग जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाएगी तब हम इसको क्या करेंगे, हम लोग बर्नर को ऑफ़ कर देंगे, और जो ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन का जो हुई भी होती है उसको हम कूल डाउन करना शुरू कर देंगे। रूम टेम्परेचर पे आने का उसका वेट करेंगे। जब हमारे पास ये टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो जाएगा तब हम इसको क्या करेंगे, हम लोग फ़िल्टर पेपर की मदद से इसमें से मार्क जो है उसको सेपरेट कर लेंगे, उस वेस्ट मटेरियल को सेपरेट कर लेंगे, और हमारे पास जो है ना वो एक्सट्रैक्ट जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। अब हमने जब इसको बॉईल किया होता है तो हम एवेपोरेशन की वजह से जो हमारा वॉल्यूम है वाटर का वो कम हो जाता है 1000 ml से, यानी कि हम कह सकते हैं कि हीट करने से वो जो है 1000 ml पहले पूरा वॉल्यूम था, अब वो क्या हो गया है कि हमारे पास 900 ml हो गया। 100 ml जो है हमारे पास वाटर लॉस हो गया। तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे कि हम लोग वहाँ से फ्रेश जो वाटर है वो उसके अंदर पोर करेंगे, और उसका वॉल्यूम जो है वो हम 1000 ml तक ले आएंगे। अब हमारे पास जो है डिकॉक्शन की जो कोई अगर हम एग्जांपल देखें इंटरनेशनल फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया में, तो हमारे पास इसकी कोई भी हमारे पास ऑफिशियल एग्जांपल नहीं है, लेकिन हम आम घरों में देख सकते हैं कि हमारे डिकॉक्शन के तरीके से चाय बनती है और कॉफ़ी वगैरह बनती है। डिकॉक्शन के नतीजे में जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होता है हमें उसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट होता है उसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 24 आवर्स की होती है। इसके बाद जो है वो उसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैसेरेशन का। मैसेरेशन एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी कोई भी हमारे पास जो क्रूड ड्रग होती है उसको पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, किसी मलमल के कपड़े में उस क्रूड ड्रग को हम लोग उसमें बंद कर देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि कोई भी सूटेबल जो है सॉल्वेंट उसको सेलेक्ट करते हैं, और उस पोटली को जो हम क्या करते हैं उस मेंस्ट्रुम के अंदर 2 से लेकर 14 दिन तक हम उसके अंदर उसे कोई भिगोए रहने देते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब हम इतनी टाइम के लिए क्रूड ड्रग को भिगोए रहने देते हैं तो उसके जो क्रूड ड्रग के अंदर खुलिये होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके अंदर तक जो है वो मेंस्ट्रुम चला जाता है और वो नरम हो जाती हैं उनके सेलुलर स्ट्रक्चर्स, और उनके अंदर से जितने भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं कि वो हमारे पास हमें हासिल हो जाते हैं एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि उस पोटली को रिमूव कर दिया जाता है और हम जो पाउच है उसमें वेस्ट कर देते हैं और हमारे पास एक्सट्रैक्ट जो है वो आ जाता है। कि मैसेरेशन की आगे जो हैं वो 3 टाइप्स हैं, मैसेरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, मैसेरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और मल्टीपल मैसेरेशन। हम इनको इंडिविजुअली आगे डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैसेरेशन की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। नंबर 1 है मैसेरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, नंबर 2 है मैसेरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और नंबर 3 पे आती है मल्टीपल मैसेरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे मैसेरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अब हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में हमारे पास लीव्स आते हैं, बाग्स आती है, राइजोम आता है, रूट्स आता है, ये सब हमारे पास क्या है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप आता है कि वो हमने क्या करना है कि इन क्रूड ड्रग्स को हम लोगों ने मोटा मोटा जो है वो उसको कूट लेना है या पाउडर फॉर्म में कर लेना है। अब हमने जो ये हमारे पास पाउडर आएगा इसको हमने एक पोरस क्लॉथ या मलमल के कपड़े में हम लोगों ने उसको पाउडर को उसमें भर देना है। अब इस पर करने के बाद हम लोगों ने एक टैंक लेना है जिसके अंदर हमने अपना कोई भी सूटेबल मेंस्ट्रुम जो है उसको पोर करना है। अब जब हम इसमें मेंस्ट्रुम पोर कर देंगे तो हमने वो जो एक पाउच सा बनाया है जिसके अंदर सारी क्रूड ड्रग इन कैप्चर हुए हुए हैं, हमने उसको उसमें अंदर डिप कर देना है। अब हमने डिप जो है वो क्या करना है कम अज़ कम 7 डेज़ के लिए उसको लाजमी करना है ऑर्गेनाइज ड्रग के सिलसिले में। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि कभी कभार हमने उस पाउच को जो है वो मेंस्ट्रुम के अंदर शेक कर देना है। अब फिर उसके बाद जब हमारे पास 7 डेज़ हो जाएंगे हम लोगों ने उसमें क्या करना है कि उस पाउच को निकाल देना है और हमारे पास मेंस्ट्रुम जो है वो आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट आ जाएगा उसमें, और हमने उसके बाद उसको जो एक्सट्रैक्ट है उसका फ़ाइनल वॉल्यूम जो है वो एडजस्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो है हमारे पास मैसेरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। लेकिन हमारे पास हम देखेंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड कौन सी ड्रग्स होती हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वो ड्रग्स होती हैं जिनके अंदर सेलुलर टिश्यूज़ नहीं पाए जाते, और इनके जो एग्जांपल्स में आते हैं वो आते हैं हमारे पास अकेशिया वगैरह, ट्रैगागैंथ या लैटेक्स वगैरह, ये इसी एग्जाम्पल में आते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप जो है वो उसमें ये आएगा कि हम लोगों ने अपनी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद अगर हमारे पास ये अनऑर्गेनाइज्ड हार्ड फॉर्म में है तो उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वो हमारे पास किसी गम की सूरत में है जैसे एलो गम है तो हमें उसको पाउडर फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो वो क्रूड ड्रग आएगी उसको हमने एक पाउच के अंदर उसको डाल देना है। अब हमने उस पाउच को क्या करना है कि हम लोगों ने मेंस्ट्रुम के अंदर डिप कर देंगे। अब हमने मेंस्ट्रुम जो है वो ओनली हमने 3/4 जो है उसका हिस्सा लेना है, यानी कि 3/4 हिस्सा हमने जो है वो मेंस्ट्रुम का लेना है, और उसके अंदर हमने पाउच को डिप कर देना है फॉर एटलीस्ट 2 to 7 डेज़ के लिए। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए हमने क्या करना है कि मैक्सिमम उसे 7 डेज़ के लिए रख सकते हैं और कम से कम 2 दिन के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जब ये टाइम पीरियड हो जाएगा तो हम इसके बाद अपना जो मेंस्ट्रुम है उसको निकाल देंगे और हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट है वो आ जाएगा। अब हमने इस सूरत में क्या करना है कि हमने जो मार्क हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल उस पाउच में आया उसको हमने प्रेस नहीं करना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल आया उसका कुछ कंपोनेंट हमारे एक्सट्रैक्ट में जा सकते हैं। अब हमारे पास जो ये 3/4 वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम आया है इसके अंदर हम रिमेनिंग 1/4 जो है मेंस्ट्रुम उसको ऐड करके इसका जो फाइनल वॉल्यूम है उसको एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है मल्टीपल मैसेरेशन में। अब मल्टीपल मैसेरेशन में क्या होता है, हम मैसेरेशन का मेथड जो है वो कई बार दोहराते हैं ताकि हमें जो है ना हमारी क्रूड ड्रग में से जो सारे ऑलमोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास मेंस्ट्रुम में आ जाए। अब हमारे पास जो ये मेथड होता है हम लोग इसमें क्या करते हैं कि आम तौर पर हम लोग अल्कोहल जो है वो एज अ मेंस्ट्रुम के तौर पर यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास जो डबल मैसेरेशन है, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जैसे नाम से ही ऑब्वियस है कि हम यहाँ पे 2 दफ़ा जो है वो मैसेरेशन करते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले अपनी क्रूड ड्रग को सेलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं एक बिल्कुल ही बारीक पाउडर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और उस पाउडर को हम क्या करते हैं एक पाउच में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम मेंस्ट्रुम लेते
लेते हैं और मेंस्ट्रुम को जो हम क्या करते हैं कि 2 इक्वल पोर्शंस में दो डिफरेंट बीकर्स में जो है वो डाल लेते हैं। एक बीकर को हम बीकर ए कहेंगे और एक बीकर को बीकर बी कहेंगे। अब हमारे पास क्या है कि जो बीकर ए है उसमें हमने मेंस्ट्रुम लिया जो कि अल्कोहल है। अब उसके अंदर हमने क्या करना है कि हम लोगों ने उसमें वहाँ पे अपनी जो वो पाउच है जिसके अंदर फाइन पाउडर ऑफ क्रूड ड्रग्स है वो हमने उसके अंदर डिप कर देना है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब जब हमारे पास हमने उसमें से जब हमारा टाइम हो जाएगा जितनी देर के लिए हमने उसको रखना है, फिर हम क्या करेंगे उसमें से हम जो है वो पाउच निकालेंगे और वो जो पाउच है उसमें अब वो मार्क होगा। अब हम उस मार्क को प्रेस करेंगे और अब उसी वाले पाउच को हम क्या करेंगे हम नेक्स्ट बीकर में बीकर बी में रखेंगे जहाँ पे भी हमारे पास उसमें मेंस्ट्रुम है। अब हम क्या करेंगे वो पाउच को बीकर बी में थोड़े स्पेसिफिक टाइम के लिए वहाँ पे रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस मार्क को प्रेस करेंगे और हमारे पास जो है ना मेंस्ट्रुम बी जो है वो अलहदा हो जाएगा। फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास दोनों मेंस्ट्रुम ए और मेंस्ट्रुम बी आए हैं उन दोनों को इकट्ठा कर देंगे और उनको जो है हमारे पास फाइनल जो वॉल्यूम है उसको एडजस्ट कर देंगे। ट्रिपल मैसेरेशन में हम मैसेरेशन का जो प्रोसीजर है वो 3 दफ़ा कैरिड आउट करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम लोगों ने सिमिलर वो डबल मैसेरेशन की तरह हमने अपनी क्रूड ड्रग को फ़ाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया। उस फ़ाइन पाउडर के हम एक पाउच में डाल लेंगे और उस पाउच को क्या करेंगे कि हम लोग 3 डिफरेंट बीकर्स में उसको डिप करेंगे। हमारे पास जो है मेंस्ट्रुम हम उसको इक्वली 3 बीकर्स में उसको पोर कर देंगे। पहले बीकर हमारे पास बीकर ए आएगा, दूसरा बीकर बी और तीसरा जो है बीकर सी। हमारे पास एक ही जो है वो थैली रहेगी जिसको हम हर बीकर में स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसको डिप किए रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि बीकर ए में मेंस्ट्रुम लेंगे। मेंस्ट्रुम हमने कहा कि हम यूजुअली जो है वो अल्कोहल प्रेफर करते हैं इस मेथड के लिए। हम उसमें क्या करेंगे कि हम अपना जो पाउच है उसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए डिप कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस हम पाउच को निकालेंगे, मार्क को प्रेस करेंगे। जो पाउच के अंदर लेफ़्ट ओवर जो क्रूड ड्रग रह जाएगी उसको हम मार्क करेंगे, उसको हम प्रेस करेंगे। अब हम उसी पाउच को जो है हम मेंस्ट्रुम बी में जो है वो डिप करेंगे फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। फिर हम क्या करेंगे कि हम वहाँ से वो पाउच को रिमूव करेंगे और इस तरह उसको प्रेस करेंगे कि हमारे पास जो अच्छे से जो उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो मेंस्ट्रुम में आ जाए। और हम फिर क्या करेंगे लास्ट में हम जो है बीकर सी में उसको डिप करेंगे। बीकर सी में भी जो है वो मेंस्ट्रुम होगा, उसमें हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपनी क्या करेंगे क्रूड ड्रग्स को पाउच में भर के उसमें डिप होने रखेंगे। अब हम फाइनली क्या करेंगे कि हम लोग एंड पर इन तीनों बीकर्स के जो लिक्विड है उसको आपस में यूनाइट कर देंगे और उनका जो फाइनल वॉल्यूम है उनको एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम उसको 100 ml के लिए बना रहे हैं और हमारा वॉल्यूम जो इन तीनों बीकर्स को लिक्विड को इकट्ठा करने से हमारे पास 75 आ रहा है, तो हम उसमें रिमेनिंग हम लिक्विड इतना डालेंगे कि हमारे पास 100 ml जो है वो फाइनल वॉल्यूम आ, जैसे हम कहते हैं वॉल्यूम एडजस्ट करना। अब इससे ये क्या होगा कि हमारे जो क्रूड ड्रग के अंदर जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो क्या करेंगे कि वो हमारे मेंस्ट्रुम के अंदर रिलीज़ हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे मेंस्ट्रुम में आ जाएंगे। और यही इस मेथड की खुसूसियत है कि इससे जो है हमारे पास एक्यूरेट किस्म की जो है वो सेपरेशन या एक्सट्रैक्शन जो है वो हो जाती है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सट्रैक्शन की टाइप आती है उसे हम पर्कुलेशन कहते हैं। पर्कुलेशन जो है वो हमारे पास एक वेसल के अंदर प्रोसेस ये किया जाता है और उस वेसल को हम लोग पर्कुलेटर कहते हैं। अब इसके लिए जो हम अपनी क्रूड ड्रग जो लेते हैं उसको हम क्या करते हैं कम्युनिकेट कर लेते हैं। कम्युनिकेट का मतलब होता है कि उसे हम फ़ाइन पाउडर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब फ़ाइन पाउडर में कन्वर्ट करके हम उसको क्या करें अपनी वेसल पर्कुलेटर में उसको भर देंगे। अब हमारे पास जो इसमें एक्सट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास मेंस्ट्रुम हमें ऑब्टेन होगा हम उसको पर्कुलेट कहेंगे। अब जो है हमने मज़ीद इस पर्कुलेशन प्रोसेस को समझने के लिए हम फॉलोइंग हेडिंग्स का जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें जो पर्कुलेशन का सारा प्रोसेस है वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ द ड्रग का मतलब है कि हम अपनी जो क्रूड ड्रग है उसका क्या किया जाता है साइज़ को रिड्यूस किया जाता है और साइज़ रिड्यूस करने के लिए हम क्रशिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास जो है हम अपनी क्रूड ड्रग का जो साइज़ रिड्यूस करते हैं उसके हमारे पास कुछ एडवांटेजेस आते हैं, कुछ फ़वाइद आते हैं। अब उनमें सबसे पहले जो हमारा बेसिक फ़ायदा आता है वो ये होता है कि हम अपने जो क्रूड ड्रग है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देंगे। यानी कि हमारे पास जितना पार्टिकल का साइज़ स्मॉल होगा उसका सरफेस एरिया जो है हम लोग उसको इंक्रीज़ करेंगे कि उसके अंदर उतने ही ज़्यादा क्या होगा कि लिक्विड जो है वो उसमें पेनिट्रेट कर सकेगा। जब हम इसका अपने क्रूड ड्रग का साइज़ रिड्यूस कर देते हैं तो हम जब पर्कुलेटर के अंदर अपनी क्रूड ड्रग को प्लेस करते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे बहुत अच्छे तरीके से इवनली जो है वो क्रूड ड्रग जो है वो उसमें पर्कुलेटर में आ जाती है। अब हमारे पास जब इसमें हम मेंस्ट्रुम जो फ़्लो करेगा क्रूड ड्रग में से पाउडर्ड फॉर्म में जो हमारे पास अब है उसमें जो है वो मेंस्ट्रुम बहुत स्लोली मूव करेगा और इसकी वजह से हमारे जो सेपरेशन है या हम कह लें एक्सट्रैक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास मॉइस्चनिंग ऑफ द ड्रग, जिसे हम कहते हैं इम्बिबिशंस। अब इम्बिबिशन को क्या होती है, मॉइस्चनिंग ऑफ क्रूड ड्रग। अब इसमें हमारे क्या करते हैं कि जो हमारे पास पाउडर्ड क्रूड ड्रग आती है उसको हम थोड़ी सी अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुम के साथ क्या करते हैं, डिप करे किए रखते हैं कम से कम 4 घंटे के लिए। और इस वाला जो ये प्रोसेस हम करते हैं ये क्लोज कंटेनर के अंदर किया जाता है। अब ये जो इम्बिबिशंस कैरिड आउट करवाते हैं इसके हमारे पास कुछ एडवांटेज आते हैं। नंबर 1 जो एडवांटेज होता है कि अगर हमने जब हमारी पाउडर ड्रग मॉइस्ट हुई भी होती है, ठीक है, अब हम उसमें क्या होता है कि जब हम इसमें बाकी मेंस्ट्रुम हम इसमें पोर करते हैं तो वो पाउडर ड्रग जो है वो एकदम से स्वेलअप नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, और वो जब हम कांटेक्ट होता है मेंस्ट्रुम के साथ तो वो स्वेलअप नहीं होती। फिर हमें क्या करते हैं कि दूसरा हमारे पास ये एक एडवांटेज ये आता है कि हम लोग इम्बिबिशन से जो पूरा पाउडर ड्रग के अंदर हवा फंस जाती है, इंट्रैप हो जाती है, उसे भी हम लोग कम कर सकते हैं। हमारे पास जो पर्कुलेटर हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन पर्कुलेटर और दूसरा होता है क्लोज पर्कुलेटर। अगर हमारे पास जो मेंस्ट्रुम है या सॉल्वेंट है वो अगर नॉन वोलेटाइल है तो हम उसके लिए ओपन पर्कुलेटर इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारे पास जो मेंस्ट्रुम है वो वोलेटाइल है, जो उड़ सकता है, हम उसके लिए क्लोज पर्कुलेटर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर इसकी एग्जाम्पल आती है अल्कोहल की। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्रूड ड्रग है, पाउडर्ड क्रूड ड्रग है, हम उसको क्या करेंगे अपने पर्कुलेटर के अंदर प्लेस कर देंगे आफ्टर इम्बिबिशन। यानी कि हमने वो जो हमारे पास क्रूड ड्रग का पाउडर है, हम पहले उसको, जैसे हमने पिछले डिस्कस किया है कि हम उसको क्या करेंगे कि उसको थोड़ा भिगो के रखेंगे, और अब हम उसको क्या करेंगे, इस पॉइंट पे आके हम वो भिगोई हुई जो है क्रूड ड्रग उसको अब हम पैक कर देंगे पर्कुलेटर के अंदर। नेक्स्ट है जो हमारे पास मैसेरेशन का स्टेप आएगा। इसमें हमारे पास होता क्या है कि हम जो है अपना पर्कुलेटर लेते हैं, पर्कुलेटर के अंदर हम अपनी क्या करते हैं, फाइन जो क्रूड ड्रग है उसको प्लेस करते हैं, और उसके ऊपर हम क्या डालते हैं, अपना मेंस्ट्रुम डालते हैं, और हम इसको क्या करेंगे कि हम 24 आवर्स के लिए इसी तरह ही मेंस्ट्रुम और क्रूड ड्रग को इसी तरह रहने देंगे ताकि अच्छे से जो है वो क्या हो, सेपरेशन हो जाए। अब हम क्या करेंगे, 24 आवर्स के बाद हम वहाँ से नीचे से जो उसका पर्कुलेटर का वॉल्व है उसको ओपन करेंगे, और वहाँ से हम क्या करेंगे कि अपना एक्सट्रैक्ट जो है हम उसको ऑब्टेन कर लेंगे। जब हम यहाँ पे पर्कुलेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हम जो मेंस्ट्रुम है उसकी क्वांटिटी सिर्फ 3/4 यूज़ करें, यानी कि 3/4 हिस्सा मेंस्ट्रुम का जो है वो हम लोग ने उसमें क्रूड ड्रग के अंदर डाला हुआ होता है। जब हमारे पास जो है वो कलेक्टर में मेंस्ट्रुम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, हम क्या करते हैं कि हम उसमें रिमेनिंग जो हमारे पास 1/4 मेंस्ट्रुम है वो हमारा उसके ऊपर से हम उसको डाल देंगे, और हम लोग जो है ना उसको प्रोसेस को जो एक्सट्रैक्शन का उसे होने देंगे। और जब हमारे पास ये पूरा हो जाएगा प्रोसेस और हमारे पास जो है एक पर्कुलेट ऑब्टेन होगा, हम उसके दोबारा जो है ना फाइनल वॉल्यूम एडजस्ट कर लेंगे मेंस्ट्रुम के साथ ही। लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन आता है, राइट द फैमिली बोटैनिकल नेम टॉक्सिक कंपोनेंट्स एंड सिम्टम्स ऑफ द प्लांट्स कॉजिंग GIT टॉक्सिसिटी। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप स्टूडेंट सब अपने बुक्स में से लाजमी करिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका।